So, hello everyone and welcome back to the class 7th of history, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज राइज ऑफ मगध। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कि जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद, उनमें से एक था मगध। और वो मगध इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है। और उस एम्पायर में कितने सारे ऐसे राजा हुए, कितने सारे किंग्स हुए जिन्होंने वहां पर रूल किया था उस टाइम पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो एग्जाम्स हैं उनमें फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है उनके बारे में, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्लास होने वाली है। जो भी स्टूडेंट एसएससी एस्पिरेंट हो, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, है ना, कहीं का भी एस्पिरेंट हो, गवर्नमेंट एग्जाम्स का किसी का, और वो हिस्ट्री पढ़ना चाह रहा है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस वगैरह वगैरह, उन सारे सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है वो इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डालने वाला हूं मैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जो नॉलेज है एक तरीके की मैं कह रहा हूँ उसको आप गेन कर सकें, ओके। और ये मैं अश्योरेंस देता हूँ आपको, ये अश्योर करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, ये जो मगध वाला वीडियो होने वाला है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी और सर, मैडम, एटीसी यूट्यूब चैनल या कहीं से भी आप जहां से पढ़ रहे हैं, कहीं का भी कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो आपके ऊपर है, फॉलो कर भी सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। और जितने भी सारे कंफ्यूजन होते हैं मगध के रिगार्डिंग, उनके किन किंग्स के रिगार्डिंग, और वो किंग्स किन किन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, वो सारा मैं यहाँ पर खत्म कर देने वाला हूँ, ओके। सिर्फ ये वीडियो बहुत ज्यादा कंपलसरी है, इसको लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और उसके बाद ये गारंटी मैं देता हूँ कि आप इस वीडियो को डिसलाइक करके नहीं जाएंगे, 100% इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। थैंक यू सो मच। चलिए हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम होने वाला है राइज ऑफ मगध। और ये क्लास क्लास 7 होगी हिस्ट्री की, है ना। 6 क्लासेस में हम हिस्ट्री की जो शुरू होते आई है वो कर चुके हैं कंप्लीट। अगर आपको देखनी है तो यहाँ पर मैंने अपने इस चैनल में प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस जाएं हमारी क्लास 6 में, जहां पर हमने 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस किया था, उनमें से सबसे पहले वो थे कौन कौन से महाजनपद, तो उनके बारे में देखना है तो कंबोज, गांधार, मत्स्य, सुरसेन, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वृज, मगध, अंग, देन काशी, वत्स, छेदी, अवंती और अस्मक। ये वाला अस्मक, ये 16 महाजनपद थे। हमने पढ़ा था इनके बारे में कि किन किन नदी के किनारे हैं, किन किन राजाओं ने यहाँ पर रूल करा है। ज्यादा उसकी डीप में गए नहीं थे वहां पर। और इनको महाजनपद ही क्यों बोला गया, क्योंकि हमने वैदिक एज वाला, जो हमने वैदिक एज वाला टॉपिक कवर करा था, उसमें हमने देखा था कि ट्राइब्स को यहाँ पर जन कहा जाता है, और जहां जहां उनके फुट पड़े उसको हम कह देते हैं पद। तो ये जन प्लस पद जनपद बनकर ऐसे बहुत सारे जनपद में से, है ना, इनके बीच में क्या होते थे, कॉन्फ्लिक्ट होते थे, फाइट होती थी, और लास्ट में जाके कोई एक विनर होता था। और उस एक विनर जो होता था उसका एक किंग होता था। और वो जो एक किंग होता था वो एक, ये क्या हो गया, ये महाजनपद हो गया, है ना। महाजनपद हो गया। क्यों महाजनपद हो गया, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे जनपद से मिलकर बना है, तो एक महाजनपद हो गया। और हमें पता है ऐसे कितने थे, 16 महाजनपद थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। जब टाइम बीतता गया और आगे की बात करें, थोड़े टाइम और आगे, रफली कितने टाइम की बात हो रही है, तो ये 500 बीसीई की बात करें, थोड़ा और अगर हम टाइम आगे बढ़ाएं इससे, तो जो इनमें से 16 महाजनपद में से ऐसे कौन कौन से महाजनपद थे जो बहुत ज्यादा पावर में आए, तो यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है कि कौन कौन से महाजनपद थे वो जो पावर में आए थे, है ना। जितने भी ग्रीन कलर से डिनोटेड हैं उतने महाजनपद बहुत पावरफुल हुए आगे जाके, और जितने येलो कलर से हैं उनका ऐसा कोई पावरफुल वगैरह वाला रूल यहाँ पर नहीं रहा था। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एक चीज और पता होनी चाहिए कि इनमें से कुछ महाजनपद रिपब्लिक थे, इनमें से कुछ महाजनपद रिपब्लिक थे। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहां पर जो किंग है वो चुन के बनाया जाता था या बनता था, ठीक है। इनमें से रिपब्लिक कौन कौन से थे, तो जैसे वो आपका हो गया वज्जी, ये है आपका ये वाला जो है, और ये वाला है, वज्जी हो गया आपका, मल्ल हो गया, ये सारे कैसे थे, ये रिपब्लिक थे। और कंबोज हो गया, कंबोज कंबोज कहाँ है आपका, ये कंबोज, ये भी ये रिपब्लिक में आते थे, ओके। और बाकी सब जो इनके अलावा है वो कैसे होते थे, तो वो मोनार्कियल होते थे, मोनार्कियल होते थे। मोनार्कियल का मतलब क्या होगा, सिंपल शब्दों में समझाऊं तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसका मतलब होता था मोनार्कियल। इन तीन को छोड़ के बाकी सारे कैसे होते थे, तो बाकी सारे मोनार्कियल होते थे। दो का और नाम लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, एक हो गया आपका कुरु, और एक हो गया आपका पांचाल, उसी के जस्ट बाजू में लगा है। ये कुरु है आपका और ये पांचाल है। स्टार्टिंग में ये जो दोनों कुरु हैं और ये पांचाल है, ये कैसे होते थे, तो ये आपके मोनार्कियल होते थे। लेकिन समय के साथ ये कैसे हो गए, तो ये भी
रिपब्लिक हो गए। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, बस ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें इतनी ही रिक्वायरमेंट है इन सब के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं। तो जो इतने सारे आपको ये यहाँ पर 16 महाजनपद दिख रहे हैं, इसमें से ये रहा मगध, ये ये वाला रहा मगध। ये मगध इतना ज्यादा आगे चल के पावरफुल बनता कैसे है, ये क्वेश्चन खड़ा होता है हमारे सामने। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि मगध भाई इतना ज्यादा पावरफुल आखिर बना कैसे कि वहां पर इतने बड़े बड़े किंग्स ने रूल कर लिया। ओके, 16 महाजनपद में से बाकी में भी तो कर सकते थे, तो उसके पीछे कुछ कारण होते थे। तो यहाँ पर मैं रीजंस लिखता हूँ जिसमें ऐसा माना गया है कि इन रीजंस की वजह से मगध इतना पावरफुल बना। सबसे पहला रीजन ये होता है कि जो मगध का लैंड था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था। ओके, एक ये रीजन बनता है। एक रीजन ये बनता है कि गंगा नदी के किनारे था, ऑन द बैंक्स ऑफ ऑफ कर लीजिएगा इसको, ऑफ गंगा, है ना। यहाँ पर कौन सी रिवर बहती थी, तो ये आपकी गंगा रिवर बहती थी, और सोन भी बहती थी। ओके, और अब ये जो गंगा रिवर, मान लीजिए ये गंगा रिवर बह रही है, इसमें से लोग क्या करते थे, तो ट्रेडिंग करते थे, ट्रेडिंग थ्रू दी रिवर, इस रिवर के थ्रू ट्रेड करते थे, और इसी रिवर के थ्रू इन लोग टैक्स को कलेक्ट करते थे। अब भाई टैक्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कहीं और महाजनपद का या किसी और प्लेस का कोई भी रूलर है या वहां के लोग हैं जो इस नदी के रूट को, इस रिवर के रूट को फॉलो करते हुए अपना काम पूरा कर रहे हैं, इस नदी के ही थ्रू अपना सामान को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं इनको जाना है, तो ये जाएंगे कहाँ से भाई, ये जाएंगे तो मगध के, ये जाएंगे तो मगध के एरिया से ही होते हुए, और इनको एरिया से पास होने के लिए इनको जो मगध के रूलर्स हैं उनको क्या पे करना पड़ता था, तो उनको टैक्स पेमेंट करनी पड़ती थी। ओके, तो ये भी एक रीजन है कि मगध भाई इतना बड़ा आखिर बना कैसे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट में आते हैं आपके कि जितने भी आगे चल के मगध के रूलर्स हुए या लीडर्स हुए, लीडर्स या किंग या रूलर्स, वो ज्यादा कैसे थे, वो बहुत ब्रेव थे, ब्रेव थे या स्ट्रॉन्ग थे, है ना, डरपोक किस्म के नहीं थे, कावर्ड नहीं थे, है ना। देन 6 नंबर पे आता है आपका कि अब भाई लीडर्स, किंग और रूलर्स बहुत ज्यादा ब्रेव हैं, तो उनकी जो आर्मी होने वाली है, उनकी जो आर्मी होने वाली वो भी कैसी होगी, वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। एक रूलर की आर्मी उसकी बैकबोन होती है, ऐसा कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। एक टॉपिक और लिख लीजिए कि भाई उनके पास एलिफेंट्स बहुत सारे थे, ये भी एक रीजन बनता है मगध की पावरफुल होने का। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन अगर मैं यहाँ लिखूं, ये कि जो मगध था आपका, जो मगध था वो कवर्ड था, ये सराउंड विद द 5 हिल्स, ये 5 हिल्स थी ऐसी, और उनके बीच में आपका यहाँ पर क्या था, तो ये मगध था, मगध, ये मगध था। ठीक है, तो इसलिए लोगों को यहाँ पर हमला करना उतना आसान नहीं बन पड़ा, और यहाँ के रूलर्स हमेशा ही सेफ रहे, ये हम कह सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस बनते हैं मगध के इतना पावरफुल होने के पीछे। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखेंगे जो एम्पायर है मगध का वो इतना बड़ा कैसे हुआ, और कितनी डायनेस्टीज ऐसी थी जिन्होंने मगध पर रूल करा। ओके, एक एक करके हम लोग देखेंगे उनके बारे में। तो मगध पर टोटल कितनी डायनेस्टीज ऐसी हुई जिन्होंने वहां पर रूल किया है। जब भी अभी कभी हम पढ़ेंगे किसी डिफरेंट साइट से, किसी डिफरेंट सोर्स से, किसी डिफरेंट ऑनलाइन एजुकेटर कहीं से भी अगर आप पढ़ेंगे, तो हो सकता है इसके नंबर्स आपको 4 देखने मिल जाए, 5 देखने मिल जाए, 6 देखने मिल जाए या 7 देखने मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो हम लोग उस करेक्ट आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल टोटल 8, कंफ्यूज नहीं होगा, 8 डायनेस्टीज ऐसी थी, 8 डायनेस्टीज, टोटल 8 डायनेस्टीज ऐसी थी जिन्होंने रूल किया था मगध में। ओके, टोटल 8 डायनेस्टी थी। अगर आप कहीं से पढ़ते हैं कि मगध की फर्स्ट डायनेस्टी, तो हो सकता है वो लोग हर्यंका डायनेस्टी बता दें। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि हर्यंका डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी हो, ऐसा नहीं है। तो मगध की फर्स्ट डायनेस्टी, फर्स्ट नोन डायनेस्टी है, वो है बृहद्रथ डायनेस्टी, प्रद्योत डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी एंड देन कण्वा डायनेस्टी। तो ये 8 डायनेस्टी हैं जिन्होंने मगध पर रूल किया था। ओके, कई बार होता क्या है कि हम लोग कन्वा डायनेस्टी को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि कन्वा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, और इसको आप 73 से लेकर 28 बीसी के बीच में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है ना, ये अनक्लियर है, इसका टाइम बहुत अनक्लियर है। कई लोग कहीं पर, ये कई सोर्सेस में आपको 73 से 60 बीसी मिल जाएगा, कहीं पर 73 से लेकर 28 बीसी के बीच में मिल जाएगा। और ये जो दो स्टार्टिंग की आपकी डायनेस्टीज हैं, जो आपकी 2 स्टार्टिंग की डायनेस्टीज है, ये बहुत ज्यादा मतलब मिस्टीरियस कह लें अगर हम, क्योंकि इनके बारे में जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वो अनरिजॉल्व्ड है, हाँ?
क्योंकि इनका टाइम पीरियड हमें एग्जैक्ट नहीं मिलता इन दोनों डायनेस्टी के रिगार्डिंग, तो अभी हम वो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे जाके। खैर, तो ये जो दोनों डायनेस्टी हैं, बृहद्रथ डायनेस्टी एंड देन प्रद्योत डायनेस्टी, इनको मैं मिस्टीरियस क्यों बोल रहा हूँ, या मैं अगर कहूँ कि माइथोलॉजिकल कहानी है इनके पीछे, है ना, रियल कहानी नहीं है, तो इसके पीछे एक वजह है जो कि अभी हम समझेंगे। ओके, सबसे पहली डायनेस्टी है बृहद्रथ डायनेस्टी, जो कि मगध में रूल करती है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं सबसे पहले। ओके, सबसे पहले आती है बृहद्रथ डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो रफली होता है 1700 से लेके 680 बीसी के बीच में। इसका जो टाइम पीरियड है वो लाई करता है। अब मैं इसको मिस्टीरियस डायनेस्टी क्यों बोल रहा हूँ, या इसका जो टाइम पीरियड है वो मिस्टीरियस क्यों है, मिस्टीरियस कह लें या मतलब अनरिजॉल्व कहूंगा, अनक्लियर कहूंगा, जो कि बहुत ज्यादा डाउट में। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस डायनेस्टी के जो फाउंडर है ना, इस डायनेस्टी के जो फाउंडर है उनको हम कहते हैं बृहद्रथ, और इन्हीं के ही नाम पे पड़ा है बृहद्रथ डायनेस्टी। सबसे पहले हमें ये चीज समझ में आ गई। अब बृहद्रथ डायनेस्टी के ये जो बृहद्रथ है, जो कि फाउंडर कहे जाते हैं, इन्होंने शादी करी थी, इन्होंने शादी करी थी काशी, काशी की जो दो प्रिंसेस थी, ट्विन प्रिंसेस, ट्विन प्रिंसेस, उनसे शादी करी थी। ये एक कहानी बता रहा हूँ, एक माइथोलॉजिकल कहानी हो सकती है, ठीक है। ये जो बृहद्रथ थे, इन्होंने काशी की ट्विन प्रिंसेस से शादी करी थी, और इनको एक बार क्या हो रहा था कि इनको बच्चे नहीं हो रहे थे, इनको चिल्ड्रन नहीं हो रहे थे, चाइल्ड नहीं हो रहा था। तो एक चंड कौशिक, चंड कौशिक नाम के ऋषि मुनि ने इनको एक वरदान दिया था, और वरदान के रूप में एक फ्रूट दिया था। क्या दिया था, एक फ्रूट दिया था, और कहा था कि जाके अपनी जो वाइफ है उनको दे दो। लेकिन उन ऋषि को नहीं पता था कि इनकी वाइफ नहीं है, इनकी वाइफ्स है, मतलब दो है। तो इन्होंने क्या करा, बृहद्रथ ने वो जो फल उठाया और अपनी वाइफ को आधा आधा दे दिया। दो दो वाइफ थी, दोनों को आधा आधा दे दिया, और इस हिसाब से जो इनका सन हुआ वो दोनों वाइफ से आधा आधा, वो एक सिंगल सन नहीं हुआ। तो ये डर गए, कह सकते हैं हम कि ये कैसा सन है, और वो उसको जाके कहाँ पर, जंगल में छोड़ आते हैं, जहां पर एक जरा, जरा नाम की एक राक्षसनी कह लें हम, है ना, वो उन दोनों जो आधा आधा शरीर रहता है उसको उठाती है और जोड़ देती है उनको, है ना। और वहां पे एक जो बच्चा है कह लें वो क्रिएट हो जाता है, जिसका नाम पड़ता है जरासंध, जो कि एक जरा नाम की राक्षसनी ने बनाया था। ओके, ये जरासंध कौन रहते हैं, तो बृहद्रथ के ही सन रहते हैं। काशी की ट्विन प्रिंसेस इनकी मदर रहती है, ये चीज भी पता होना चाहिए। और ये जो जरासंध रहते हैं, ये बहुत फेमस, फेमस किंग कह लें या रूलर कह लें, किस डायनेस्टी के हैं, तो बृहद्रथ डायनेस्टी के हैं। जरासंध की जो दो बेटियां रहती हैं, जो टू डॉटर्स रहती हैं, इनकी जो दो डॉटर्स रहती हैं, उनका जो विवाह होता है या उनकी जो मैरिज होती है वो किसके साथ होती है, तो वो होती है कंस के साथ। कंस कौन थे, तो ये कंस थे कृष्ण के मामा जी। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। और इस कारण से ये जो जरासंध होते हैं वो कृष्ण के अगेंस्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि कृष्ण ने उनके दामाद या फिर सन इन लॉ की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कृष्ण, इसलिए वो अगेंस्ट जाते हैं कृष्ण की। इतनी बात तो क्लियर है। अब होता कुछ यूं है, क्योंकि मैं इसको माइथोलॉजिकल कहानी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कृष्ण का टाइम पीरियड होता है, जो कृष्ण का टाइम पीरियड है वो रफली अगर हम पढ़ते हैं तो द्वापर युग के लास्ट फेज में होता है, और ये रफली 3100 से 3000 बीसी के बीच में आता है। जबकि बृहद्रथ डायनेस्टी का ही टाइम पीरियड 17 से 68 है, 1700 से 680 बीसी के बीच में है, और दोनों टाइम पीरियड मैच नहीं कर रहे हैं। तो भाई कृष्ण और जरासंध सेम टाइम पीरियड पे कैसे हो गए, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। ओके, तो इसके पीछे आप भागे नहीं, क्योंकि हमें वेद पुराण महाभारत, महाभारत में, महाभारत में ये पता चलता है कि उस टाइम पे कृष्ण भी थे, उस टाइम पे जरासंध भी थे, लेकिन महाभारत में उनके टाइम पीरियड का वर्णन नहीं दिया गया है, स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि किस टाइम पे है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो कृष्ण का टाइम पीरियड है और जो महाभारत जब हुई थी कुरुक्षेत्र में, हरियाणा वाले एरिया में, उसका टाइम पीरियड रफली 1000 बीसी के समथिंग है, रफली 1000 बीसी के समथिंग। और अगर हम हिस्टोरियंस के साथ जाएं तब जाके कहीं ना कहीं चीज फिट होती है कि दोनों एक टाइम पे ही प्रेजेंट थे। हिस्टोरियंस के साथ जाएं तो कृष्ण का टाइम पीरियड 1000 पे है, और जरासंध का 17 से 680 के बीच में है, तब जाके कहानियां सच लग रही हैं। और अगर हम ये वाले टाइम पीरियड के साथ जाएं 3100 के साथ, तो ये एक माइथोलॉजिकल कहानी बन जाती है। तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस इतना ही। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा बहुत समझ के इसको स्किप कर सकते हैं। टाइम पीरियड रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही अभी अनक्लियर है, तो आंसर कैसे हम दे देंगे। जरासंध के होते हैं दो बेटे, सहदेव और जयद्रथ। सहदेव को पांच पांडव के जो लास्ट थे उनसे कंफ्यूज मत करिएगा, वो अलग थे, ये अलग है, ये जरासंध के बेटे हैं। ओके, जयद्रथ भी जरासंध के बेटे हैं, और इन दोनों की डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है कुरुक्षेत्र में, महाभारत में। जरासंध की डेथ होती है, आगे चल के भीम करते हैं, जो कि पांडव के एक भाई थे। रिपुंजय कौन है, रिपुंजय या रिपुंजय जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं, तो ये लास्ट
लास्ट नोन रूलर ऑफ बृहद्रथ डायनेस्टी। लास्ट रूलर होते हैं रिपुंजय बृहद्रथ डायनेस्टी के, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। जिनकी डेथ कौन करता है या इनको मारता कौन है, तो रिपुंजय वॉज किल्ड बाय अ मिनिस्टर ऑफ उज्जैन। उज्जैन के एक मिनिस्टर रहते हैं जिनका नाम रहता है पुलिका। पुलिका कह लें या पुनिका कह लें, दोनों सेम ही है, नाम अलग अलग है। एक मिनिस्टर रहते हैं उज्जैन के, पुलिका या पुनिका नाम के, वो इनको मारते हैं। किनको मारते हैं, रिपुंजय को मारते हैं। और वहां से वो अपने सन को, कौन, पुलिका या पुनिका, अपने सन को उस थ्रोन पर बैठा देते हैं। ओके, किसके थ्रोन पर, रिपुंजय के थ्रोन पर। और यहाँ से होती है एक नई डायनेस्टी की शुरुआत जिसका नाम होता है प्रद्योत डायनेस्टी। ज्यादा दिमाग पे जोर मत लगाइएगा, जितना भी मैं बता रहा हूँ उतना बस सुनते सुनते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, प्रद्योत डायनेस्टी के फाउंडर कौन बनते हैं, प्रद्योत। प्रद्योत कौन है, अभी हमने पढ़ा कि जो पुलिका या पुनिका है, रिपुंजय को मारा और अपने सन को बैठा दिया, उसी सन का नाम है प्रद्योत या चंड प्रद्योत, जो कि प्रद्योत डायनेस्टी के फाउंडर बनते हैं। प्रद्योत डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या होता है उसके बारे में अगर हम लोग नजर दौड़ाएं थोड़ी सी, तो प्रद्योत डायनेस्टी 546 से 408 के बीच में लाई करती है। ये चीज ठीक है, ये चीज इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रटना एकदम इसको भी नहीं है। ओके, अब प्रद्योत डायनेस्टी में कई सारे रूलर्स होते हैं, ये चीज हमें पता है, ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पे होती है कि कुछ जो हिस्टोरियंस है वो कहते हैं कि प्रद्योत डायनेस्टी ने कभी भी मगध पर रूल नहीं करा था, है ना। यहाँ से अगर हम समझें तो उनका ये कहना है कि जो प्रद्योत डायनेस्टी है, कौन सी डायनेस्टी, यहाँ लिख देता हूँ, प्रद्योत डायनेस्टी है, उन्होंने कभी भी रूल नहीं किया था मगध पर। और जो कुछ जैनिज्म और बुद्धिज्म जो टेक्स्ट है उनमें ये दिया गया है कि प्रद्योत ने रूल किया था मगध पर। अब आप कहेंगे भाई ये कैसी दिक्कत है, तो ये ज्यादा दिक्कत डीप में नहीं जानेगा, सिंपल सी बात है। जब प्रद्योत डायनेस्टी अपने 546 वाले टाइम पर, जब प्रद्योत थ्रोन पर बैठा था, उसके पहले उसके जो पापा थे पुलिका या पुनिका, वो अवंती यानी उज्जैन के मिनिस्टर थे, है ना। तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं, जो फाइनल कंक्लूजन निकलता है प्रद्योत डायनेस्टी के रिगार्डिंग, कि अवंती के थे और उन्होंने मगध पर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रूल किया था। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रूल किया था। कभी क्वेश्चन आए रूल किया था या नहीं किया था, आप मारेंगे किया था, लेकिन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। क्यों, क्योंकि जस्ट इसके बाद लगी होती है यहाँ पर अगर हम पीछे जाके देखें तो ये होती है हर्यंका डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड मैच करिए और इसका टाइम पीरियड मैच करिए, रफली 2 साल का अंतर है, और 2 साल के जस्ट बाद हर्यंका डायनेस्टी रूल करेगी, तो भाई प्रद्योत डायनेस्टी तो ऑटोमेटिकली उज्जैन की हो जाएगी। ओके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रद्योत डायनेस्टी चंद्र प्रद्योत, इनका टाइम पीरियड ये रहा आपके सामने। इनके जो सन होते हैं पालक, देन फिर वो रूल करते हैं, सक्सेसर होते हैं प्रद्योत के, देन ये सारे उनके सक्सेसर है ना। कौन कौन सक्सेसर है, विशाख्युपा, रजक या फिर अजक, एंड देन वर्तिवर्धन और नंदीवर्धन। ये कौन है भाई वर्तिवर्धन या नंदीवर्धन, ये लास्ट रूलर है ऑफ प्रद्योत डायनेस्टी के। ओके, प्रद्योत डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं वर्तिवर्धन या फिर नंदीवर्धन, दोनों का नाम सेम ही है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है। और यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो लास्ट रूलर है प्रद्योत डायनेस्टी का, जिनका नाम है वर्तिवर्धन या फिर नंदीवर्धन, he was killed by his minister, ओके, जिनका नाम है शिशुनाग। शिशुनाग एक थे, इन्हीं के मिनिस्टर थे हम कह लेंगे। उन्होंने इसको मारा था, किसको, वर्तिवर्धन को मारा था। ठीक है, कब मारा था इसको, तो 408 में मारा था, 408 BCE में मारा था, 408 BCE में मारा था, ये चीज आपको पता हो गई। ठीक है, 408 में मारा था, अवंती में मारा था, अवंती मतलब उज्जैन में मारा था, और पूरा उज्जैन अपने अंडर में ले लिया था। किसने, शिशुनाग ने, किससे, वर्तिवर्धन से, जो कि प्रद्योत डायनेस्टी का था। इतना चीज क्लियर हो गई। अब ये जो शिशुनाग भाई साहब है, ये जो शिशुनाग भाई साहब है, इन्होंने एक इंसान को और मारा था, वो इंसान थे नागदशक। अभी नागदशक आखिर है कौन, अभी हम इसको क्वेश्चन मार्क पे रखेंगे, अभी इसके बारे में नहीं देखना। सबसे पहले इधर देखिए, वर्तिवर्धन के बारे में अभी हमने देखा, लास्ट रूलर था ये, है ना, प्रद्योत डायनेस्टी का, और इसको मारा था शिशुनाग ने 408 BC में। प्रद्योत डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, और किसको कैप्चर करा था इसने, किसको कैप्चर करा था, अवंती मतलब उज्जैन को कैप्चर कर लिया था शिशुनाग ने, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी से था, शिशुनाग डायनेस्टी से रहा। नाग दशक कौन था, अभी 1 सेकेंड के लिए या 1 मिनट के लिए होल्ड कर लीजिए, आपको सारा क्लियरिटी मिल जाएगा कि भाई नाग दशक भाई साहब थे कौन आखिर।
अब जब मैंने पढ़ाया था कि ये वाला, इधर से आप देखिएगा कि अवंती पर कौन रूल कर रहा था, तो ये थी प्रद्योत डायनेस्टी, और जस्ट इसके 2 साल बाद मगध में कौन आई थी, तो वो आई थी हर्यंका डायनेस्टी। प्रीवियस अभी हम लोग ने देखा था, हर्यंका डायनेस्टी आई थी 554-43 के समथिंग आई थी, और इनका जो टाइम पीरियड था वो रफली 412 के आसपास रहा है। इतना बड़ा टाइम पीरियड रहा है, मतलब 100 साल से भी ऊपर सोच सकते हैं। आज जो बिंबिसार थे, ये है, ये भाई साहब हैं बिंबिसार, और ये फाउंडर है, अब फाउंडर है हर्यंका डायनेस्टी के। ठीक है, कौन, बिंबिसार, हर्यंका डायनेस्टी। ये बहुत दिमागदार फाउंडर थे या रूलर कह लें, क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं जैनिज्म के बारे में, तो जैनिज्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, और आगे चल के यहाँ पर 24 तीर्थंकर आते हैं। फर्स्ट वाले तीर्थंकर को हम लोग फाउंडर बोलते हैं, जो कि थे ऋषभ देव जैनिज्म के। 24th वाले थे महावीर। लेकिन महावीर को हम लोग रियल फाउंडर कहते हैं। अब ये रियल का मतलब यहाँ पर होता है क्या, कभी आप लोगों ने सोचा है? तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो फर्स्ट फाउंडर रहे हैं भाई, उन्होंने तो फाउंड कर दिया, लेकिन जो असली में उस रिलीजन का एक्सपांडेशन है, उसको एक्सपांड किसने करा, लोगों तक किसने पहुंचाया, तो वो 24th वाले महावीर ने पहुंचाया था। सेम मगध में जो फर्स्ट डायनेस्टी थी, फर्स्ट नॉन डायनेस्टी थी, वो थी बृहद्रथ, नो डाउट। लेकिन जो हर्यंका डायनेस्टी, उसकी जो पॉपुलैरिटी बढ़ाई है मगध की, वो किसने बढ़ाई है, हर्यंका डायनेस्टी बढ़ाई है, और उनके भी रूलर बिंबिसार ने। तो कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि बिंबिसार फर्स्ट रूलर है हर्यंका डायनेस्टी के। अगर इसका नाम नहीं आता बृहद्रथ का, तो आप लोग बिंबिसार टिक मारेंगे, 100% करेक्ट होगा। ओके, कंफ्यूज नहीं होगा, नहीं होइएगा, नाम कहीं कहीं बस सिमिलर हो जाते हैं। ओके, बिंबिसार हर्यंका डायनेस्टी के थे। इन्हीं को ये ऑल्सो नोन एज द स्किल्ड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, एंड डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। क्यों कहते थे इनको स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर या डिप्लोमेट के नाम से इनको क्यों जाना जाता था, उसके पीछे इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? अब भाई ये रूल कर रहे थे मगध पर। इन्होंने मगध पर जो अपनी नींव डाली है, वो कब डाली है, तो ये 544 बीसी के आसपास डाली है, मगध पर नींव डाली है। अब इसको भाई अपन को यहाँ से भी बढ़ाना, यहाँ से भी बढ़ाना, यहाँ से भी बढ़ाना, पूरे भारत पर कब्जा करना है। कब्जा करने के लिए इन्होंने दिमाग क्या लगाया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई इन्होंने ऐसा क्या दिमाग लगा लिया कि इनको स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानने लगे हम लोग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनके जो फादर का नाम था, इनके जो फादर का नाम था वो थे भाटी, सॉरी भाटी, भाटी, है ना, भाटियाज या भाटी, जो कि सरदार थे। इन्होंने एक्सपांशन के लिए अपने एक्सपांशन, है ना, एक्सपांशन के लिए अपने जो डायनेस्टी है उसके लिए 2 टैक्टिक्स अपनाए। कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो हम लड़ेंगे वॉर। वॉर से हम सामने वाले रूलर का किंगडम जीत सकते हैं, या तो हम कर लेंगे उस रूलर की बहन से या सन डॉटर से मैरिज। ये टैक्टिक होते थे। तो इन्होंने तो दोनों ही करे थे। अब वो कैसे कैसे करे थे उसको देखते। सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, जो इनका साइड का महाजनपद था, इनका भाई वाला महाजनपद, उनको इन लोगों ने वॉर में क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। ओके, उनको हरा दिया और अंग को कैप्चर कर लिया। फर्स्ट फर्स्ट सबसे पहले कौन सा महाजनपद कैप्चर करा, हर्यंका डायनेस्टी ने कैप्चर करा मगध के साथ अंग को। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अंग के राजा कौन थे, तो वो थे ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, जो कि अंग के राजा थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने कैप्चर कर लिया, धर लिया मगध को। ये मगध ने अंग को धर लिया अंडर दी हर्यंका डायनेस्टी। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार और बोलूंगा जिससे कि आपको याद हो जाए। और इनने क्या करा, और इनने क्या करा, तो इन्होंने मैरिज करी। किसके साथ मैरिज करी वो भी हम लोग जानेंगे। तो वज्जी की, जो वज्जी महाजनपद है, उनकी जो लिच्छवी प्रिंस है, लिच्छवी जो प्रिंसेस थी, उनसे शादी कर ली। वज्जी, वज्जी कहाँ पर है आपका, ये रहा वज्जी। वज्जी की लिच्छवी प्रिंस से इन्होंने शादी कर ली, और वज्जी की जो लिच्छवी जो एरिया है वहां, वो पार्ट इनको मिल गया। ठीक है, वज्जी का जो लिच्छवी वाला जहाँ से इन्होंने शादी कर ली, उसका थोड़ा सा पार्ट इनको मिल गया, पूरा वज्जी नहीं मिला है, ध्यान से सुनिएगा। और इन्होंने किससे शादी करी, आगे चल के इन्होंने जो कौशल महाजनपद था, वहां के जो रूलर थे प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, उनकी एक सिस्टर थी। कौन थी? सिस्टर। कौशल की जो प्रसेनजीत की बहन थी, उनकी सिस्टर से मैरिज कर ली, और दहेज में इनको एक पार्ट मिल गया कौशल से। वो था, यहाँ पर ब्लैक से डिनोट करता हूँ मैं, कौशल देश से शादी करी इनकी जो प्रिंसेस थी, और काशी का ये वाला कुछ पार्ट इनको मिल गया था। किसको मिल गया था? बिंबिसार को। मतलब देखिए आप, मगध था, अंग इन्होंने कैप्चर करा, ये वाला पार्ट कैप्चर करा, ये वाला पार्ट कैप्चर करा, मतलब मगध की जो एरिया है उसको बढ़ा दिया। मतलब दिमागदार तो ये थे बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार के बाद कौन रूल करने आता है? 492 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इन्हीं का बेटा, जो कि है अजात शत्रु।
जो कि है अजात शत्रु, यही मार देता है अपने फादर को और हत्या लेते हैं उनकी गद्दी। साम्राज्य उनका अपने ही अंडर में कर लेते हैं। इनका जो टाइम पीरियड था वो 492 से 460 बीसीई के बीच में है। ये है भाई साहब अजात शत्रु, जो कि अपने ही फादर को मार के उनकी गद्दी पर बैठ जाते हैं। और जिन्होंने मतलब क्या बोले, बिंबिसार ने जितनी भी एरिया कैप्चर करा था वो सारा एरिया कौन देखेगा, तो वो अजात शत्रु देखेंगे। ओके, इन्होंने भी एक्सपांडेशन करा अपने एरिया का। सबसे पहले तो यहाँ पर वॉर होती है मगध, इनके टाइम पीरियड के अंदर मगध वर्सेस वज्जी। रफली 16 साल तक ये बैटल चलती है, वॉर चलती है। और इस वॉर को जीतने के लिए अजात शत्रु का एक बहुत अच्छा जो मिनिस्टर रहता है, जो उनका साथ देता है, जिसका नाम रहता है वर्षकार या वर्षकर, जो भी आप लोग प्रोनाउंस करें, वो अजात शत्रु का साथ देता है। और फिर वो वज्जी को भी कैप्चर कर लेते हैं। अभी वज्जी पूरा नहीं था अजात शत्रु के अंडर में, वो वज्जी, ये पूरा वज्जी अब कैप्चर हो गया। मतलब वज्जी गया, अंग गया, मगध तो था ही अपना। ठीक है, कैप्चर कर लेते हैं। कौशल को कौशल को एंड देन काशी को भी ये कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, किस किस को, कौशल को, यहाँ से देखें कौशल पूरा गया और ये काशी वाला पूरा पार्ट गया, ये पूरे पार्ट को ये कैप्चर कर लेते हैं। और मल्ल, यहाँ पर ये बीच में दिख रहा है मल्ल, दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ मल्ल, दूसरे पेन ही नहीं दिख रहा है तो मेरे को, ये वाला पेन से देख लेते हैं बस। ये जो मल्ल वाला पार्ट है भाई, मल्ल को किसी ने कैप्चर ऐसा नहीं करा। जब मगध वर्सेस वृज चल रहा था या वज्जी चल रहा था, ये वाला जब वॉर चल रहा था, तो मगध सॉरी मल्ल की ऐसी कोई हैसियत नहीं थी कि वो बहुत ज्यादा बड़ा महाजनपद हो। तो हुआ कुछ यूं कि जो मल्ल था, मल्ल वो साथ दे रहा था किसका, वज्जी का। वज्जी गया, मल्ल गया, सीधी बात। तो मल्ल भी ऑटोमेटिकली अजात शत्रु के टाइम ही उनके अंदर में मतलब कैप्चर हो गया। तो मतलब आप सोच सकते हैं कितना सारा एरिया अजात शत्रु ने कैप्चर कर लिया, कितना सारा कर लिया। ये पूरा जो एरिया यहाँ पर मैंने लगा रखा, ये पूरा कैप्चर हो गया था अंडर दी हर्यंका डायनेस्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर्यंका डायनेस्टी के टाइम पर कौन कौन से जो आपके महाजनपद थे वो हर्यंका डायनेस्टी के अंदर आ गए थे। मगध ने किन किन को अक्वायर कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु का बेटा होता है उदयन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रूलर बनता है आगे चल के। उदयन का जो टाइम पीरियड रहता है वो रफली 460 से 444 बीसी के बीच में होता है। अब हमें पता है कि जितने भी रूलर बने हैं मगध पे, जितने भी रूलर बने हैं मगध पे, उनकी जो कैपिटल है वो राजगृह है या गिरिब्रज है ना। जो उदयन रहता है वो कैपिटल को शिफ्ट कर देता है। 100% क्वेश्चन आता है, मिस मत करिएगा। किसने सबसे पहले कैपिटल को शिफ्ट किया था मगध की ओर, शिफ्ट करके राजगृह से कहाँ ले गया था, तो वो थी पाटलिपुत्र। उदयन के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन उदयन के बाद उनका सक्सेसर होता है अनिरुद्ध, देन मुंड, देन नाग दशक। अनिरुद्ध का जो टाइम पीरियड होता है वो रफली 444 से 437 के बीच में होता है। मुंड का टाइम पीरियड होता है 437 से रफली 435 और नाग दशक का होता है वो 435 से रफली 412 के बीच में होता है। और ये सारे आपके बीसीई में ही होते हैं, बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पर समझने की बात यह है कि कहीं कहीं पर आपको जो नाग दशक का टाइम पीरियड है वो डायरेक्ट 444 से 412 दे सकता है। डायरेक्ट उन लोग उदयन के बाद नाग दशक को बैठा देते हैं, अनिरुद्ध और मुंड को काट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बीच में दो रूलर और आते हैं, प्रोमिनेंट नहीं है इसलिए जानना नहीं है, उस कारण से आप स्किप कर सकते हैं, वरना देखने में कोई बुराई नहीं है। ओके, तो ये हो गया उदयन के रिगार्डिंग, अनिरुद्ध के रिगार्डिंग, मुंड के रिगार्डिंग और नाग दशक के रिगार्डिंग। अभी नाग दशक होता कौन है, तो ये लास्ट रूलर होता है, लास्ट रूलर ऑफ दी कौन सी डायनेस्टी, तो ये हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका हर्यंका डायनेस्टी। अब आप एक बात बस ध्यान से सुनिए, अब भी आप लोग को रिकॉल कर जाएंगे, है ना। ये जो नाग दशक रहता है, he was killed by शिशुनाग। शिशुनाग का नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। शिशुनाग ने ही नाग दशक को मारा था 412 बीसीई में। 412 बीसीई में नाग दशक को मारा था, जो कि हर्यंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। और अब मगध पर कैप्चर कौन करेगा, तो शिशुनाग करेगा और अपनी शिशुनाग डायनेस्टी लाएगा। और इसके बारे में हमने कहाँ पढ़ा था पीछे, ये पढ़ा था हमने इसके पीछे कि नाग दशक था कौन। अब पता चल गया नाग दशक कौन था, तो ये लास्ट रूलर था हर्यंका डायनेस्टी का, लास्ट रूलर जो 412 में मारा जाता है बाय द शिशुनाग। अब शिशुनाग भाई साहब जो हैं वो नाग दशक को मार के पूरे मगध में कब्जा कर लेते हैं। और अवंती के जो रूलर थे वर्धन, उनको तो हमने देख लिया है, मार ही देते हैं। और उज्जैन वाला पार्ट भी कैप्चर कर लेते हैं शिशुनाग और अपनी डायनेस्टी लाते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी। ओके, ये है शिशुनाग डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड होता है 412 से लेकर 345 बीसी के बीच में। और ये राजा जो है वही भाई साहब है शिशुनाग, जो कि फाउंडर होते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के। इनका टाइम पीरियड 412 से लेकर 395 बीसीई के बीच में लाई करता है। 1 मिनट का हम पॉज लेंगे, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके,
शायद मेरा अभी माइक निकल गया था तो हो सकता है आपको आवाज में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है। ऊपर से बारिश भी अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है, तो जो भी एक्सटर्नल वॉइस है आप उसको प्लीज नेग्लेक्ट करिएगा और हमारे कंटेंट पर फोकस करिएगा। थैंक यू, आपसे एक ही निवेदन है। तो हम लोग पढ़ रहे थे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं शिशुनाग ही होते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड रहता है वो ये रहता है 412 से लेकर 395 बीसी के बीच में। शिशुनाग शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना कैसे करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ओके, इसके आगे पढ़ने से पहले एक चीज यहाँ पर हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं, और वो ये है कि जो बिंबिसार थे, जो बिंबिसार थे, उनके जो बेटे होते हैं अजात शत्रु, अजात शत्रु जो उनके सक्सेसर भी होते हैं, और उनके बेटे होते हैं जो उदयन, जो उनके सक्सेसर होते हैं। सक्सेसर कैसे बनते हैं, तो अपने फादर को मार के। तो इनको एक और नाम से जाना जाता है फादर को मारने वाली डायनेस्टी के रिगार्डिंग, है ना, फादर किलिंग डायनेस्टी के नाम से बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन की हर्यंका डायनेस्टी को उस नाम से जाना जाता है। जो बिंबिसार थे ये किस रिलीजन को फॉलो करते थे, किस रिलीजन को फॉलो करते थे, तो ये बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। अजात शत्रु स्टार्टिंग में जैनिज्म को फॉलो करते थे, देन बौद्ध में चलेगा ये भी, और जो उदयन है ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। ठीक है, अजात शत्रु के बचपन का नाम था कुनिक। क्या नाम था, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो इनके बचपन का नाम था कुनिक। इंपॉर्टेंट बनता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस रूलर के बचपन का नाम कुनिक था। ज्यादा डीप में हमने नहीं जाएंगे इसके। एक चीज याद रखनी है बिंबिसार के रिगार्डिंग कि बिंबिसार के जो कोर्ट में उनका जो जनरल फिजिशियन था जिसका नाम था जीवक, उनको इन्होंने भेजा था जब बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी, उनके लिए भेजा था। और एक बार जो प्रद्योत डायनेस्टी के फाउंडर थे, चंड प्रद्योत या फिर प्रद्योत, जो कि उज्जैन के भी राजा थे, उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके लिए भी इन्होंने जीवक को भेजा था कि जाओ भाई देख के आओ, प्रद्योत की तबीयत खराब है, सुधार के आओ, ऐसा कुछ। ठीक है, देन आते हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु के ही टाइम पे जो फर्स्ट बुद्ध काउंसिल है वो हुई थी। कब हुई थी, और रफली 483 बीसी में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में। और हमें पता है कि उदयन ऐसा था पहला बंदा हर्यंका डायनेस्टी का जिन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था। कैपिटल शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो ये चीज उदयन के रिगार्डिंग याद करना कि भाई सबने तो नहीं करा, इन्होंने वो काम कर दिया कि इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया है पाटलिपुत्र। क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, मेन चीज पे आते हैं। शिशुनाग जो कि फाउंडर थे। अब शिशुनाग ने क्या करा था भाई, ऐसा कि शिशुनाग ने वापस से जो कैपिटल है जिसको उदयन ने पाटलिपुत्र शिफ्ट करा था, इन्होंने वापस से उसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्टेड टू, राजगृह नहीं किया लेकिन वैशाली किया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने वापस से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, लेकिन अब की बार राजगृह ना करके इन्होंने वैशाली में शिफ्ट किया। ठीक है, ये चीज हो गई। इनके जो बेटे होते हैं, इनके जो बेटे होते हैं, शिशुनाग के बारे में एक चीज और पढ़ लें कि चलिए इनके बेटे के बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने, अभी हमने देखा था कि ये मगध ने लगभग लगभग कितना कॉन्कर कर लिया था, हर्यंका डायनेस्टी ने, हर्यंका डायनेस्टी ने लगभग लगभग इतना पार्ट अक्वायर कर लिया था लड़ झगड़ के। अब आती है कौन सी डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी कुरु, पंचाल, मत्स्य, अवंती को तो हमने देख ही लिया था कि वहां की प्रद्योत डायनेस्टी को जड़ से उखाड़ फेंका था। छेदी, वत्स, इनको भी कैप्चर कर लेता है। कौन कैप्चर कर लेता है इनको, इनको कैप्चर कर लेता है, कैप्चर्ड, कैप्चर्ड बाय शिशुनाग। ओके, शिशुनाग इन सबको कैप्चर कर लेता है और किस में मिला देता है, अपने मगध के एरिया में, और उसको क्या करता है, एक्सपैंड करता है। इसलिए आप शिशुनाग डायनेस्टी को कमजोर मत समझिएगा। ठीक है, ये हो गया शिशुनाग डायनेस्टी। इन्होंने ये सब पूरा लैंड एक्वायर करा, उनका जो फाइनल एरिया बनता है वो कुछ ऐसा बनता है कि इतना एम्पायर था शिशुनाग डायनेस्टी के अंडर में। शिशुनाग का बेटा कौन होता है या उनका सन, उनका सक्सेसर किसको कहते हैं हम, तो हम कहते हैं उसको कालाशोक को। कालाशोक का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं काकवर्ण, काकवर्ण के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इन्होंने वापस को कैपिटल, इन्होंने कैपिटल को वापस शिफ्ट किया था। कहाँ शिफ्ट किया था, तो इन्होंने वापस पाटलिपुत्र कर दिया था, पाटलिपुत्र, जहां पे किसने किया था, उदयन ने किया था। ठीक है, कालाशोक का जो सक्सेस, और एक और फैक्ट बनता है कि इन्होंने जो सेकंड बुद्ध काउंसिल है, इन्होंने जो सेकंड बुद्ध काउंसिल उसको पैट्रोनाइज किया था, उसके टाइम पे ये राजा थे। पैट्रोनाइज इन्होंने किया था, ये किंग थे उनके टाइम पर, कालाशोक, जो कि कब हुई थी, तो पहली वाली की रफली 100 साल बाद हुई थी, 383 बीसीई में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ये वैशाली में हुई थी।
भले ही इन्होंने पाटलिपुत्र चेंज कर ली, लेकिन हुई ये वैशाली में थी, गड़बड़ मत करिएगा। इनके जो सक्सेसर रहते हैं नंदीवर्धन रहते हैं, और नंदीवर्धन को हमें पता है कि जो नंदीवर्धन हमने कहाँ पढ़ा था, नंदीवर्धन या व्रतिवर्धन प्रद्योत डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे जिनको शिशुनाग ने मारा था, उसमें भी थे इसमें भी है, दोनों अलग अलग पर्सन है, नाम सेम है, कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालाशोक को नंदीवर्धन रिप्लेस करते हैं और नंदीवर्धन को फर्दर महानंदन रिप्लेस करते हैं, और ये महानंदन कौन होते हैं, तो ये होते हैं लास्ट रूलर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी। कंफ्यूज मत करिएगा, मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ही वॉज किल्ड बाय महापद्म नंद। अब ये महापद्मनंद थे कौन भाई साहब, ये महापद्मनंद इन्हीं महानंदन के बेटे थे और एक लोअर क्लैन की महिला के बेटे थे। इस कारण से जो महापद्मनंद है उनको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी मिल नहीं रही थी, और उन्होंने कहा हमें चाहिए फुल इज्जत, इसलिए उन्होंने अपने फादर महानंदन को, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, उनको मार दिया, यहाँ पर उनको मार दिया और खुद उस गद्दी पर बैठ गए और एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करी जिसका नाम था नंद डायनेस्टी। और ये मारा कब था इनको, तो ये रफली 345 BC में इनको मार दिया था, और 345 में फिर एक नई डायनेस्टी महापद्मनंद की बनती है जिसको हम कहते हैं नंद डायनेस्टी। ये कौन है, यही भाई साहब है महापद्मनंद, ठीक है, फाउंडर है, जो फाउंडर है इस डायनेस्टी के। जो क्वेश्चन बनते हैं मैं डायरेक्ट आपको वो करा रहा हूँ, और जितनी डिटेल हो सकती है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको देखते जाना है। हो सकता है अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो महापद्मनंद रहते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं एक चीज देखूं, जो महापद्मनंद रहते हैं, अभी हमने देखा कि ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो ब्लैक वाला पार्ट अगर मैं ऐसा डिनोट करूं तो शिशुनाग डायनेस्टी ने रफली इतना कैप्चर कर लिया था, रफली इतना कैप्चर कर लिया था। कौन कौन से आपके बचे थे, तो ये कुछ यहाँ पर बच रहा है, ये कुछ यहाँ पर बच रहा है। तो नंद डायनेस्टी के जो महापद्म नंद थे उन्होंने अब कितना कैप्चर कर लिया, रफली ये पूरा अब नंद डायनेस्टी ने कैप्चर कर लिया, ये पूरा रेड वाला पार्ट, ओके, ये पूरा रेड वाला पार्ट किसने कैप्चर कर लिया है, तो वो महापद्म नंद ने कैप्चर कर लिया है। इनका टाइम पीरियड 345 से 329 BC के बीच में लाई करता है। प्लस इनको क्या कहा जाता है, इनका एक और नाम है, या ही इज ऑल्सो नोन एज उग्रसेन, उग्रसेन के नाम से जाना जाता है इनको, उग्रसेन या एक रात के नाम से इनको जाना जाता है। इनको कुछ टाइटल भी मिले हैं, इनको कुछ टाइटल भी मिले हैं, जैसे शर्व शत्रांतक, शर्व शत्रांतक, इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियस, जिन्होंने सारे क्षत्रिय को खत्म कर दिया है, वो टाइटल इनको मिला है सर्व छत्रांतक, ये यहाँ पर लिखा है। प्लस इन्हीं को ही कई बार किन्हीं किन्हीं टेक्स्ट में महापद्म पानी भी कहा गया है, किसी किसी टेक्स्ट में उपाधि की मिली है, टाइटल मिला है, किसी किसी टेक्स्ट में इनको महापद्म पिता के रूप में भी कहा गया है। महापद्म पिता का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द ग्रेट लोटस, लॉर्ड ऑफ द ग्रेट लोटस। तो ये सारे इनको टाइटल मिले हुए हैं, किनको मिले हुए हैं, महापद्म नंद को, इनको उग्रसेन के नाम से और एक रात के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इतना लैंड अक्वायर कर लिया, जो फाइनल लैंड बनता है नंद डायनेस्टी के अंदर वो ये बनता है, इतना नंद डायनेस्टी ने रूल करा है, ठीक है। जो महापद्म नंद के सन होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं धनानंद, धनानंद। अब ये धनानंद कौन थे, महापद्मनंद के बेटे थे, महापद्मनंद के बेटे थे धनानंद, जिनका जो टाइम पीरियड है वो 345 से रफली 329 तक तो उन्होंने राज करा था। 345 जो महापद्मनंद का टाइम पीरियड होता है वो होता है 345 से 329, और इनका होगा 329 से रफली 322, देन आती है चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी। धनानंद का टाइम पीरियड कितना होता है, कुछ खास ऐसा याद करना नहीं है इनके रिगार्डिंग, बस एक चीज याद करनी है, बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक थे, है ना, देन लास्ट रूलर थे, और इनको डिफीट किया था, डिफीटेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि एक लोअर क्लैन से बिलोंग करते थे, एंड विथ द हेल्प ऑफ चाणक्य,
जिनका हम एक और अल्टर नेम है जिसको हम कहते हैं विष्णु गुप्त। तो होता कुछ यूं है कि विष्णु गुप्त जो कि चाणक्य रहते हैं, एक बार इनसे हेल्प के लिए जाते हैं इनके कोर्ट में और ये उनकी थोड़ी सी बेइज्जती कर देते हैं। इसका बदला लेने के लिए जो विष्णु गुप्त है वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढते हैं जो उनके बताए रास्तों पर चले और धनानंद की जो डायनेस्टी उसको खत्म करे और अपनी नई डायनेस्टी बनाए, और एक सही पर्सन को चुनते हैं जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि लोअर क्लैन से होते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अब हमारी जो क्लास होने वाली है वो रियल क्लास होने वाली है। अभी तक हम लोग सिर्फ वो डायनेस्टीज के बारे में देख रहे थे जिनके बारे में उतना शायद नहीं पूछा जाता, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए यहाँ पर अलेक्जेंडर के बारे में। किसके बारे में? अलेक्जेंडर के बारे में। ये है अलेक्जेंडर दी ग्रेट। अलेक्जेंडर कहाँ का राजा था? तो ये मैसेडोनिया का राजा था, ये चीज आपको क्लियर हो गई। और अलेक्जेंडर का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? वो पैला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पैला में हुआ था। और ये डाइट कहाँ पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। और डेट लिखी है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डेथ वाली डेट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 323 BC, जब इनकी एज 32 ईयर्स थी। अलेक्जेंडर द ग्रेट, और हिंदी में इन्हीं को कहते हैं सिकंदर, एक महान शासक। ठीक है, मैसेडोनिया का राजा था ये। और लगभग लगभग कई सारे देश जीतने के बाद इन्होंने इंडिया पर अटैक किया था। क्यों इंडिया पर अटैक किया था? क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था कि मगध पर लोगों ने, इतने सारे रूलर्स ने रूल क्यों करा, क्योंकि हमने रीजंस देखे थे, वहां की जमीन फर्टाइल थी, क्योंकि वहां आक्रमण करना बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि 5 हिल्स थी लगभग लगभग, सैनिक अच्छे थे, आर्मी अच्छी थी, जो वहां के एनिमल्स थे, एलिफेंट्स थे, वो बहुत अच्छे थे, रिवर्स थी जो कि ट्रेड का माध्यम होती है। ऐसी कई सारी बातें अलेक्जेंडर ने सुन रखी थी इंडिया के लिए, इसलिए उसने सोचा कि इंडिया को भी हम अपने कब्जे में ले लेते हैं, और वो फिर इंडिया की तरफ रुख करता है। कहाँ पर आता है? इंडिया की तरफ आता है। ये जो आप पूरा पर्पल वाला पार्ट देख रहे हैं ये अपना इंडिया है, यहाँ से यहाँ तक ये है ना, ये इंडिया वाला पार्ट है। और ये पूरा जो पार्ट दिख रहा है वो अलेक्जेंडर ने कॉन्क्वर कर चुका था। अब वो आता है इंडिया की तरफ, और अब हम देखेंगे उसके बाद का सीन की इसके बाद होता क्या है आखिर। ओके, तो चलिए अब जानते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। थोड़ा सा हमने देख लिया कि ये बोर्न कब हुए थे, ये डाइट कब हुए थे। थोड़ा और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि इनके जो फादर थे, इनके फादर का नाम था फिलिप, फिलिप द सेकेंड, है ना। और अलेक्जेंडर का खुद का जो ओरिजिनल नेम था वो था अलेक्जेंडर थर्ड। ठीक है, अलेक्जेंडर थर्ड, कंफ्यूज नहीं करिएगा। इनके जो बेटे का नाम था अलेक्जेंडर के, वो अलेक्जेंडर द फोर्थ था। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो इनके फादर थे फिलिप सेकेंड, वो कहाँ, सबसे पहले तो 359 BCE में रूलर बनते हैं मैसेडोनिया के, और देन उनकी फिर डेथ हो जाती है 329 में मैसेडोनिया में। ठीक है, कोई इनकी हत्या कर देता, बेसिकली ये सीन रहता है यहाँ पर। तो ये उनके फादर के रिगार्डिंग हो गया। बोर्न 356 BCE में हुए थे। 356 BCE से अगर हम लोग प्लस 20 ईयर्स बढ़ा दें, यानी कि 336 BCE में ये रूलर बनते हैं, यानी कि थ्रोन पे बैठते हैं मैसेडोनिया के, है ना। एट द एज ऑफ 20 क्वेश्चन बनता है, बन सकता है। ठीक है, देन क्या होता है 326 में जब ये इंडिया आते हैं तो एक बैटल लड़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ये बैटल लड़ते हैं, और ये बैटल होती कहाँ है? इंडिया में होती है, झेलम, झेलम रिवर के साइड में, बैंक्स ऑफ झेलम रिवर कह लेते हैं, ये कह लेते हैं। किस किस के बीच में होती है ये बैटल ऑफ हाइडेस्पस? तो ये होती है किंग पोरस, जो कि एक इंडियन पंजाब वाला किंग एरिया था, वहाँ के किंग रहते हैं, और देन अलेक्जेंडर थर्ड के बीच में होती है। ठीक है, जीता कौन है बैटल को? जो बैटल ऑफ हाइडेस्पस है अलेक्जेंडर की जीत होती है यहाँ पर। लेकिन वो जो टेरिटरी एक्वायर करते हैं पंजाब वाली किंग पोरस की, वो उनको वापस कर देते हैं ये कह के कि आप ही इस पर रूल करो, आप ही इसी के लायक हो। देन वो इंडिया के और अंदर जाना चाहते हैं, ये होती है झेलम रिवर, और देन आती है ब्यास रिवर, ये है झेलम, एंड देन है ये है ब्यास रिवर। ठीक है, अगर हम इस वाले मैप से देखें तो यहाँ पर है, मान के चलिए झेलम रिवर है, देन ये है ब्यास रिवर। तो इनकी जो आर्मी होती है वो ब्यास रिवर तक आती है, देन उसके आगे जाने से इन लोग मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो आर्मी कहती है कि ट्रेलर हमने यहीं पे देख लिया, हमें पूरी पिक्चर नहीं देखनी है ना। अंदर और भी रूलर्स हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा ताकतवर हों, और हमें हारना नहीं है, हम थक चुके हैं, हमें इंडिया का वेदर सूट नहीं कर रहा, हमारे पास पानी नहीं है, बहुत टाइम से ट्रेवल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजंस देकर उन लोग वापस लौट जाते हैं। अलेक्जेंडर दी थर्ड, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन है? ये है सेल्यूकस निकेटर, ये है नियार्कस, देन ये है मेगास्थनीज, ये है ब्यूसेफलस। कौन कौन है ये लोग? जो सेल्यूकस निकेटर है
वो मिलिट्री कमांडर था अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर दी थर्ड का जो मिलिट्री कमांडर था कौन, सेल्यूकस निकेटर। नियार्कस कौन था, ये भी मिलिट्री कमांडर था लेकिन नेवी का, वाटर वाले एरिया का, शिप्स वगैरह ये दिखता था, ठीक है। क्वेश्चन बता, मेगास्थनीज कौन था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था। कौन था, सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, ये चीज आपको पता रखनी चाहिए। और ये कौन है, ब्यूसेप्लस, तो ये हॉर्स है, नॉर्मल हॉर्स है नहीं, ये अलेक्जेंडर का हॉर्स है, अलेक्जेंडर का हॉर्स, अलेक्जेंडर दी थर्ड या अलेक्जेंडर दी ग्रेट का हॉर्स है, उनका बहुत ही फेवरेट हॉर्स है। और इन्हीं इसी हॉर्स के नाम पर उन्होंने झेलम, जहां पर बैटल हुई थी हाइडेप्सिस की, उसके किनारे एक शहर बसा दिया था इसके नाम पे, इस हॉर्स के नाम पर। तो ये हो गया हमारा अलेक्जेंडर दी थर्ड के बारे में। अब हम लोग जो मेन हमारा जो पार्ट है ना, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देख लेंगे कि जो अलेक्जेंडर दी थर्ड थे, कौन, ये अलेक्जेंडर दी थर्ड थे, इनके जो गुरु थे, गुरु मतलब कौन, इनके जो टीचर थे वो कौन थे, वो थे अरस्तु, अरस्तु। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना सब होने के बाद अब आएंगे हम लोग मौर्यन डायनेस्टी पे, जो कि पूरी मगध साम्राज्य की, मगध एम्पायर की सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। जितने भी फैक्ट बताऊंगा पूरे के पूरे आपको याद होने चाहिए। इनका जो टाइम पीरियड है सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, 322 से लेकर 185 बीसी के बीच में इनका जो टाइम पीरियड है वो रहता है। ओके, जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बेटे बिंदुसार, उनके बेटे अशोक, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और लास्ट के बृहद्रथ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बृहद्रथ को, ये जो बृहद्रथ हैं आपके, इनको कंफ्यूज नहीं करिएगा मगध की फर्स्ट डायनेस्टी बृहद्रथ डायनेस्टी से, उनके भी फाउंडर का नाम बृहद्रथ था। यहाँ पर मगध की मौर्य डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम बृहद्रथ है, वो अलग थी ये अलग है, कंफ्यूज मत करिएगा। दो नाम के कई जैसे लोग हो सकते हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड है 322 से लेकर 298। कैसे बनी ये मौर्य डायनेस्टी के इतने बड़े किंग, हमने पढ़ा था जो नंद डायनेस्टी थी उसमें महापद्मनंद फाउंडर थे, उनके जो बेटे थे नंद, धनानंद, उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसीई में मगध के, मगध पर रूल करते हैं। और कौन सी डायनेस्टी होती है फिर, वो मगध डायनेस्टी। हम स्टार्ट करते हैं मगध डायनेस्टी हमारी यहाँ से। फाउंडर कौन है मगध डायनेस्टी के, फाउंडर कौन है मगध डायनेस्टी के, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम पीरियड 322 से लेकर 298 बीसी। कैलकुलेट करिए आपके कितने इयर्स हो गए यहाँ से। ओके, हाँ, तो अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो जान लेंगे। सबसे पहले इनका जन्म कब होता है, तो ये होता है रफली 345 बीसीई में, और ये इनके टाइम का यहाँ पर मैप लगा रखा है। ये पूरा जो डार्क रेड वाला है वो चंद्रगुप्त मौर्य का, और ये जो वाला है बाकी का रिमेनिंग ये चंद्रगुप्त मौर्य प्लस जो इनके बेटे रहते हैं बिंदुसार, उनके टाइम पे ये पूरा एक्वायर हो जाता है, इन लोग जीत लेते हैं। ओके, देन ये डिफीट करते हैं, डिफीट किसको करते हैं, दानानंद, नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहते हैं, महापद्मनंद के बेटे रहते हैं। कब डिफीट करते हैं, 322 बीसीई में विथ द हेल्प ऑफ कौटिल्य या विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, या फिर इन्हीं को ही हम चाणक्य भी बोलते हैं। ये तीनों नाम सेम ही है और आपको याद होने चाहिए। ओके, देन क्या होता है, सबसे पहले जो चाणक्य रहते हैं वो अपनी बुक में, जो इन्होंने बुक लिखी है, इनकी बुक का नाम है सबसे पहले अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। उसमें बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो लोअर क्लैन के थे, ठीक है। और कौन सी सोर्सेस है जिनमें पता चलता है कि लोअर क्लैन के थे, तो वो विशाख दत्त जो थे, विशाख दत्त, उनकी जो बुक आई थी मुद्र राक्षस, मुद्र राक्षस, उसमें पता चलता है कि लोअर क्लैन के थे। देन कौटिल्य की हमें पता चला अर्थशास्त्र आई थी, और इन्हीं के ही टाइम पे अभी हम देखेंगे आगे चल के मेगास्थनीज आए थे जो कि सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। अब सेल्यूकस निकेटर के साथ एक बैटल होती है, बैटल कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल होती है, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ये बैटल होती कहाँ है दोनों के बीच में, तो ये होती है रफली 305 बीसीई में। जीता कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य जीतते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप इसका जो आफ्टर मैथ निकल के आता है वो ये रहता है कि जो सेल्यूकस निकेटर है वो चंद्रगुप्त मौर्य को 4 लैंड देते हैं। वो 4 लैंड होते कौन कौन से हैं, तो होते काबुल, गांधार,
मकरान एंड देन हेरात। ये 4 प्लेसेस चंद्रगुप्त मौर्य को एज अ गिफ्ट मिल जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य यही से सेल्यूकस निकेटर की जो डॉटर है, जिनको हम हेलेना के नाम से जानते हैं, या इन्हीं का ही एक अल्टर नेम है, दैट इज कार्नेलिया। तो इनसे वो शादी कर लेते हैं। ओके, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस निकेटर के जो एम्बेसिडर होते हैं, जिनका नाम होता है मेगास्थनीज, वो आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, एक बुक लिखते हैं यहाँ पर जिसका नाम है इंडिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और ये मेगास्थनीज किस कंट्री से रहते हैं? तो ये ग्रीस के रहते हैं, ये ग्रीस के रहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। देन 298 BCE, इस डेट में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और इससे आगे चल के जो इनकी प्लेस पर बैठता है वो कौन होता है? इनका जो सन होता है, वो सन का नाम क्या होता है? बिंदुसार, जिसके बारे में भी आप लोग देखने वाले हैं। ओके, दो हिस्टोरियन थे यहाँ पर, एपियन एंड प्लूटार्क। उनके अकॉर्डिंग ये जो वॉर हुई है निकेटर के बीच में और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, उन्होंने अपने बुक्स में बताया है इस वॉर के बारे में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जब इनकी डेथ के बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का सबसे पहले टाइम पीरियड क्या रहता है? तो ये रहता है जस्ट उनके बाद 298 से लेकर 273 BC के बीच में रहता है। अब बिंदुसार इतने इंपॉर्टेंट रूलर क्यों बनते हैं, तो उसके कुछ टॉपिक देख लेते हैं। ये मैंने बताया था प्रीवियस में भी, कितना सारा वो मैप पूरा कंकर कर लेते हैं और मगध में शामिल कर लेते हैं। ओके, बिंदुसार को ही हम लोग भद्रसार के नाम से भी जानते हैं। ओके, किस नाम से? भद्रसार के नाम से ही जानते हैं। इन्हीं को ही हम अमिट्रो कैट्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी पता है। इन्होंने, अब यहाँ पर एक चीज आप और नोट करिए चंद्रगुप्त मौर्य के रिगार्डिंग, कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, या इनकी डेथ जब हुई थी, यहाँ पर बताऊंगा मैं। ये जब इनकी डेथ हुई थी तो ये जैनिज्म को फॉलो कर रहे थे। और हमें पता है कि ये जब इनकी डेथ हुई थी तो ये कहाँ चले गए थे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चले गए थे, जैनिज्म के एक गुरु के साथ, जिनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु, और वहां जाके इन्होंने एक जैनिज्म का रिचुअल परफॉर्म करा था, एक, है ना, जिसको हम कहते हैं सल्लेखना। सल्लेखना, जहाँ पर, जिसको सल्लेखना को कहते हैं फास्ट अंटिल डेथ। फास्ट अंटिल डेथ, जहाँ पर जब आपको पता चल जाता है कि आपकी डेथ होने वाली है, आपका टाइम करीब है, तो आप कुछ भी खाना और पीना छोड़ देते हैं एंड देन फिर आपकी धीरे धीरे डेथ हो जाती है। इस चीज को बोलते हैं सल्लेखना, जो कि जैनिज्म में परफॉर्म किया जाता है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने परफॉर्म किया था। और ये गए कहाँ पे थे? कर्नाटक में गए थे, मगध से कर्नाटक गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ओके, तो यहाँ पर सल्लेखना परफॉर्म करा था। देन हमें पता है कि भद्रबाहु जब वापस लौटे तो जो स्थूल भद्र थे वो जैनिज्म के एक और सेक्ट के साथ वहीं रुक गए थे। और यहाँ से जैनिज्म में दो अलग अलग सेक्ट में डिवाइड होता है, दिगंबर और श्वेतांबर। जो भद्रबाहु है वो दिगंबर के माने जाते हैं, देन जो स्थूल भद्र है वो श्वेतांबर सेक्ट के जनक माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। तो हम लोग थे बिंदुसार में। बिंदुसार ने पैट्रोनाइज करा था एक सेक्ट को। और वो सेक्ट कौन सा था? वो था आजीविका। आजीविका आजीविका सेक्ट को इसने पैट्रोनाइज करा था, है ना। और इस आजीविका सेक्ट को फाउंड किसने करा था? तो इट इज फाउंडेड बाय मखाली घोष। मखाली घोष कौन है? तो ये जो महावीर थे, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, उन्हीं के ही एक तरीके से फ्रेंड कह लें। आगे चल के उन्होंने अपना रास्ता अपनाया, इन्होंने अपना रास्ता अपनाया और एक सेक्ट, आजीविका सेक्ट निकाला। तो ये इन्हीं को ही फॉलो करते थे। कहीं कहीं पर हमें ये देखने मिलता, कहीं कहीं पर बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। जो बिंदुसार है, बिंदुसार बिंदुसार है ना, उनकी जो मदर का नेम है, मदर्स नेम अगर मैं लिखूं तो ये हेलेना से नहीं हुए थे। इनकी जो मदर का नाम है वो है दुर्धरा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी थी, फर्स्ट वाइफ थी चंद्रगुप्त मौर्य की। ओके, कुछ जैनिज्म सेक्ट हुए, कुछ जैनिज्म सेक्ट में, या सेक्ट नहीं सॉरी टेक्स्ट में बिंदुसार को क्या बोला गया है? तो सिंहसेन बोला गया है। सिंहसेन का टाइटल दिया गया है। सिंहसेन का टाइटल दिया गया है किसको? बिंदुसार को। ओके, देन यहाँ पर
मैप में देखिएगा, ये वाले एरिया में यहाँ पर इसको बोलते हैं तक्षशिला, तक्षशिला इसको बोलते हैं हम लोग तक्षशिला। अब यहाँ पर हुआ क्या था, तो तक्षशिला में जो इंडस रिवर है और जो झेलम रिवर है, वहां पर दो बैटल का जिक्र होता है, 2 बैटल्स का, है ना, जो किसके टाइम पीरियड पे हुई थी, तो बिंदुसार के टाइम पीरियड पे हुई थी। और इन बैटल्स को खत्म करने के लिए बिंदुसार ने अपने जो 2 बेटे हैं, बिंदुसार के जो 2 सन है, उन सन का नाम क्या है, एक तो सुषिमा है, सुषिम या सुषिमा, एंड देन अशोका, इन दोनों को भेजा कि भाई आप जाके उस बैटल को खत्म करिए। और यहाँ से फिर वो बैटल दोनों खत्म होती है। अच्छा, बिंदुसार के जो सक्सेसर बनते हैं वो सुषिमा नहीं बनते, जबकि वो एल्डर थे, अशोका बनते हैं जबकि वो यंगर थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुषिमा को थोड़ा सा एरोगेंट बताया जाता है, इसलिए वो यहाँ से सक्सेसर नहीं बनते हैं। ओके, देन यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखनी है बिंदुसार के रिगार्डिंग, कि सीरिया है, जो सीरिया 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 के एक रूलर थे या फिर किंग थे, एंटीओकस, एंटीओकस, ठीक है, एंटीओकस 1 सॉटर के नाम से जानते हैं इनको। इनसे बिंदुसार ने मंगाई थी अल्कोहल, अल्कोहल और ढेर सारी फिक्स। क्वेश्चन बनता है इसके रिगार्डिंग कि अल्कोहल और फिक्स किसने मंगाई थी, किससे मंगाई थी, दोनों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन यहाँ पर और लिख देता हूँ, एक बुद्धिज्म के एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनका नाम है तारानाथ। इन तारानाथ के अकॉर्डिंग जो बिंदुसार है वो 16 वॉर लड़ता है और उस वॉर में से एक भी वॉर को वो हारता नहीं है, वो सारी जीतता है। ओके, इसलिए इसको 16 डायनेस्टी, डायनेस्टी नहीं कहेंगे, 16 प्लेसेस का कह लें या 16 नेशंस का कह लें, है ना, विनर कहते हैं, 16 नेशंस का विनर, विनर ऑफ 16 नेशन, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। एक ग्रीक ग्रीक हिस्टोरियन कह लें, हिस्टोरियन हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रैबो है, एक ग्रीक हिस्टोरियन हुए स्ट्रैबो, उनके अकॉर्डिंग जो डिमैकस है, डिमैकस डिमैकस उनको सक्सेसर बताया जाता है। किसका, किसका सक्सेसर बताया जाता, तो वो थे मेगास्थनीज का सक्सेसर बताया जाता है स्ट्रैबो का अकॉर्डिंग। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने पढ़ा है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, है ना। फिर ये है बिंदुसार, बिंदुसार ने यहाँ पर देखें, बिंदुसार ने जो सीरिया के एंटीओकस 1 थे उनसे अल्कोहल मांगी थी, फिक्स मांगी थी और एक एम्बेसिडर मांगा था। एम्बेसिडर में उन्होंने किसको भिजवाया, तो डिमैकस को भिजवाया, जो कि मेगास्थनीज का सक्सेसर बताया जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी हो गया बिंदुसार के रिगार्डिंग। देन आते हैं हम लोग अशोक पे। बिंदुसार की डेथ कब होती है, तो ये होती है 273 में। सक्सेसर कौन होता है, तो अशोक होता है। अशोक क्यों होता है, सुषमा क्यों नहीं होता, ये भी चीज हम लोग ने देख ली। ये है अशोक, जिनका टाइम पीरियड 273 से लेकर 232 के बीच में लाई करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बनते हैं किसके, मगध के अंदर, मौर्य डायनेस्टी के, ठीक है। किस रिलीजन को फॉलो करते हैं ये, तो ये जैन बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म को। जैनिज्म को कौन फॉलो करता है, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसको कर रहे थे, जैनिज्म को। तो इनके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हुई जिनके बारे में पढ़ना है, इनके अंदर हमें बहुत सारी चीजें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं मौर्य डायनेस्टी के, वो मैक्सिमम यहीं से आते हैं, अशोका से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि इनके टाइम पर बहुत ज्यादा काम हुआ था। सबसे पहले अगर हम इनका मैप देखें तो इन्होंने रूल ऑलमोस्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आगे वाले बलूचिस्तान, देन उसके भी बहुत आगे ईरान वगैरह से इनका जो रूल था पूरे इंडिया में था। ऑलमोस्ट साउथ की थोड़ी ही जगह छूटी थी, एंड देन यहाँ म्यांमार, बर्मा तक, चाइना का, चाइना तिब्बत का कुछ पार्ट पूरा इनके अंडर था, इसलिए ये एक बहुत बड़े रूलर कहे जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम देखते हैं कि करके चीजें। सबसे पहले ये देखेंगे कि, तो सबसे पहले अगर हम लोग अशोक के बारे में कुछ चीजें देख लें, उनमें से सबसे पहले कि जो अशोक है उनका जो जन्म है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये बोर्न कब हुए थे, तो ये रफली 304 BCE में बोर्न हुए थे। कहाँ पर, तो ये है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र 304 BCE में इनका जन्म होता है। उनकी डेथ कहाँ पे होती है, तो ये होती है 232 BCE में होती है। अब हमें ये एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पर कि जो बिंदुसार थे, बिंदु
सार उनका जो टाइम पीरियड था वो 298 से लेकर 273 बीसी के बीच में था। और 273 में जो अशोक रहते हैं वो बैठ जाते हैं उनकी गद्दी पर, उनकी प्लेस संभालने लग जाते हैं, मतलब कि वो थ्रोन पर बैठ जाते हैं 273। तो जो अशोक का जो टाइम पीरियड बनता है वो 273 से लेकर कब तक बनेगा, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है, यानी कि 232 तक। लेकिन कई जगह पर आपको 269 से लेकर 232 तक उनका टाइम पीरियड देखने को मिल सकता है। ये चीज इसलिए होती है क्योंकि बिंदुसार की जो डेथ है वो 273 में होती है। अशोक 273 में थ्रोन पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन जो उनका कोरोनेशन होता है, कोरोनेशन, वो कब होता है, उस गद्दी पर बैठने के 4 साल बाद, 269 में। इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। और ये कोरोनेशन होता है 269 में। और इसमें अगर हम रफली 8 साल, अगर हम इसमें 8 साल बढ़ा देंगे, और सॉरी 8 साल कह रहा हूँ, हाँ 8 ही साल अगर हम इसमें बढ़ा देंगे, तो 8 साल के बाद रफली 261 BCE में जो अशोक है वो वॉर लड़ते हैं कलिंग की, वो वॉर लड़ते हैं कलिंग की। ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। और यहाँ पर ये बिंदुसार की अगर बात हो ही गई है तो बिंदुसार के रिगार्डिंग भी एक चीज पता होनी चाहिए। इनको बोला जाता था सन ऑफ अ ग्रेट फादर एंड अ फादर ऑफ अ ग्रेट सन। एक महान पुत्र का पिता और एक महान पिता का पुत्र, किसको कहा जाता था, बिंदुसार को। क्यों? क्योंकि इनके फादर का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था जो कि बहुत बड़े के रूलर थे, और अशोका जो कि इनके बेटे का नाम था ऑल्सो, वो भी बहुत बड़े के रूलर थे, इसलिए उनको अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, अशोका महान राजा हिंदी में कहें तो। आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले जो अशोक था या अशोक थे, ये किस रिलीजन को मानते थे, तो हमने पढ़ा है कि ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू एक कलहन नाम के राइटर थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी है राज तरंगनी। इसमें उन्होंने बताया है कि जो अशोक हैं वो सबसे पहले शिव रिलीजन को मानते थे, देन उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। और बुद्धिज्म कब अपनाया, कलिंग वॉर के खत्म हो जाने के बाद उन्होंने एडॉप्ट करा बुद्धिज्म को। और उसके पीछे की भी एक कहानी है, और वो कहानी ये बोलती है हमें कि ये सब चीजें तो हमें पता चल गई कि उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। और वो बुद्धिज्म अपनाया किससे अपनाया, तो वो थे निर्ग्रोध के। उन्होंने वचन सुने, और वो वचन, ये भी बुद्धिज्म एक मॉन्क ही है निर्ग्रोध। इनके वचन अशोक को इतने ज्यादा अच्छे लगे कि उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया, और बुद्धिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया अंडर दी। एक और बुद्धिस्ट धर्म के या बुद्धिस्ट रिलीजन के एक मॉन्क थे जिनका नाम था उपगुप्त। उप, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, उपगुप्त, ये है ना। निर्ग्रोध के उन्होंने वचन सुने, और वो वचन उनको इतने अच्छे लगे कि उन्होंने वो अडॉप्ट कर लिया। और अडॉप्ट किस मॉन्क के अंदर करा, तो वो थे उपगुप्त, कंफ्यूज मत करिएगा। ओके, आगे बढ़े। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोरोनेशन से पहले जब बिंदुसार रूल कर रहे थे, उस टाइम पे जो अशोक थे वो अवंती के गवर्नर थे। कहाँ के गवर्नर थे, तो ये अवंती के गवर्नर थे। अवंती यानी प्रेजेंट डे उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश में है। जिसपे किस डायनेस्टी का रूल था, एक टाइम पे हमने पढ़ा था मगध की सेकंड डायनेस्टी, प्रद्योत डायनेस्टी का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, पुराण में, जो हमारे पुराण होते हैं उनमें अशोक का नाम अशोक वर्धन भी मेंशन है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें पता होनी चाहिए। अब हुआ कुछ यूं कि जब इन्होंने बुद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद लेकिन उससे पहले हमें एक चीज और पता होनी चाहिए। जैसे हमने पढ़ा कि उन्होंने कलिंग वॉर यहाँ पर लड़ी थी 261 BC में। और कलिंग वॉर होती कहाँ है, मतलब कलिंग वॉर हुई कहाँ पर थी, प्रेजेंट डे जो उड़ीसा वाला रीजन है ना, वहां पर हुई थी, उड़ीसा के रीजन में। और ये जो कलिंग है, यहाँ लिखता हूँ, इसकी जो कैपिटल है, उस कैपिटल का नाम क्या है, उस कैपिटल का, तो ये है तोसाली। कैपिटल का नाम क्या है, तो वो है तोसाली। ये चीज सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टोरी वाइज समझते जाइए, समझ में आ जाएगा। जो अशोक की मदर का नेम था, मदर्स नेम, वो क्या था, तो वो था शुभधांगी। शुभधांगी, शुभधांगी उनकी मदर का नाम था। अवंती के गवर्नर थे, कोरोनेशन से पहले बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। अडॉप्ट
किसके अंडर में करा, उपगुप्त के, और किसके प्रवचन सुन के करा या किसकी बातें सुनकर करा, किसके भाषण सुनकर करा, तो वो थे निर्ग्रोध। ये सब चीजें इंटरकनेक्ट है, कंफ्यूज नहीं करेगा। जब इनका कोरोनेशन हुआ है ना, जब ये थ्रोन पर बैठे, कब हुआ था, तो ये 269 बीसी में हुआ था। कोरोनेशन के, एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ से कोरोनेशन के 10 साल बाद, प्लस लिख देता हूँ, 10 साल बाद ये गए कहाँ पर, बोध गया में, बोध गया। कोरोनेशन के 12 साल बाद ये गए कहाँ पर, निगाली, निगाली सागर में। और कोरोनेशन के 20 साल बाद ये गए कहाँ पर, तो ये गए लुम्बिनी में, लुम्बिनी में गए। तो ये सारी चीज भी पता होनी चाहिए, कोरोनेशन के बाद गए थे। एक लेडी का नाम निकल के आता है, वो होती है राधा गुप्ता। अब ये राधा गुप्ता थी कौन, तो हमें पता है कि जब बिंदुसार की डेथ होती है उसके बाद उनके थ्रोन पर बैठने के लिए कई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कई लड़ाइयां झगड़े होती हैं अशोक और उनके बड़े भाई के बीच में, सुषमा के बीच में। ओके, तो और भी जो उनके भाई रहते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्हीं दोनों में होती है। तो जो राधा गुप्ता की हेल्प से ही अशोक जीतते हैं अपने बड़े भाई पर, और ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक ने शायद अपने बड़े भाई की डेथ भी करवा दी थी उसी चक्कर में। क्लियरिटी नहीं है इस चीज को लेकर। ओके, तो राधा गुप्ता की हेल्प से वो राजा बनते हैं, किंग बनते हैं और थ्रोन पर बैठते हैं अशोक। और यहाँ से जो अशोक थे, जब उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था तो उन्होंने रिप्लेस किया था बैरी घोष को। किससे रिप्लेस किया था बैरी घोष को, धम्म घोष से। धम्म घोष मतलब कि अब हमें, उन्होंने बोला था, बैरी घोष का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया है, अब लड़ाई झगड़े को करो कैंसिल, अब हम धम्म घोष अपनाएंगे और शांति पीस हर तरफ फैलाएंगे। ओके, धम्म घोष बुद्धिज्म के जो त्रिपिटक हैं, और सॉरी त्रिपिटक कह रहा हूँ, हाँ, उनमें से ही एक है। ठीक है, धम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें के बारे में हम लोग जानेंगे जल्दी जल्दी। तो जैसे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, हाँ, ये क्या है, तो ये अशोक के, जो सबसे पहले तो अशोक के कुछ पिलर्स के इंस्क्रिप्शन दिए गए हैं, एडिक्ट्स दिए गए हैं। ओके, और किसके, तो उनके रॉक्स के भी एडिक्ट्स मिलते हैं हमें। किस किस चीज के मिलते हैं, पिलर्स के भी मिलते हैं और रॉक्स के भी एडिक्ट्स मिलते हैं, जिसमें अशोक के बारे में मेंशन है। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पिलर्स के बारे में देखेंगे, और सबसे पहले हम लोग रॉक के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो इनके रॉक के एडिक्ट होते हैं, तो कितने होते हैं टोटल, 14 होते हैं। 14 का मतलब ये नहीं होता है कि 14 रॉक एडिक्ट मिले थे, नहीं, कंफ्यूज नहीं करेगा। रॉक एडिक्ट का मतलब होता है कि रॉक एडिक्ट बहुत सारे थे, बहुत सारे मतलब कि हर एक, मान लीजिए स्टेट में प्रेजेंट इंडिया के एक है, ऐसा मान के चलिए आप। तो 14 मेजर मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हर एक रॉक में जो मैक्सिमम लाइन लिखी है, मैक्सिमम ये एडिक्ट लिखे हैं, वो कितने हैं, लास्ट से लास्ट वो 14 है, इससे ज्यादा नहीं है, जो मैक्सिमम वाले हैं। ओके, जो मैक्सिमम रॉक एडिक्ट हैं, जो बिग रॉक एडिक्ट हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये जो रॉक एडिक्ट की बात कर रहा हूँ, ये लोगों को मिले कब, इनको डिस्कवर किसने किया, तो इसको डिस्कवर बाय 715 में, 7050 एडी में इनको डिस्कवर किया था किसने, फैंथलर ने। फैंथलर ने इनको डिस्कवर्ड किया था। अब डिस्कवर्ड तो कर लिया कि भाई एक रॉक है यहाँ पर एक बहुत बड़ा, उसमें कुछ लिखा है, लेकिन ये पता चल गया कि ये कुछ मिला है हमको, डिस्कवर्ड कर लिया, लेकिन क्या लिखा है ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये डिस्कवर कब हुआ है, तो ये हुआ था 1837 में, और ये किसने करा था, तो ये जेम्स प्रिंसेप थे, प्रिंसेप। ठीक है, ये थे फर्स्ट टू डिसाइफर, इन्होंने डिसाइफर कर लिया था, कोड को डिकोड कर लिया था, ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, रॉक्स की बात करते हैं। 14 टोटल मेजर रॉक है। सबसे पहले वाले एडिक्ट में या सबसे पहली वाली लाइन में क्या लिखा है, तो उसमें ये लिखा है कि भाई एनिमल को आपको नहीं मारना है। अच्छी बात लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट के बारे में पढ़ लीजिए, आपको तो वैसे मेरे ख्याल में सारे ही पढ़ लेने चाहिए। और जो 13 है उसमें दिया गया है कलिंग वॉर के बारे में, कलिंग वॉर के बारे में दिया गया है, जिसमें अशोक ने अपना लिया था धम्मघोष, है ना, जिसमें अशोक ने अपना लिया था धम्मघोष। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि किस लाइन में क्या लिखा है। तो आप यहाँ से वैसे सारे ही पढ़ सकते हैं मेरे ख्याल में, तो स्टॉप करके वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। तो ये है अब जो मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं और मेजर पिलर एडिक्ट मिले हैं।
ठीक है, यहाँ से इस मैप से देख सकते हैं मेजर रॉक एडिक्ट भी है, पिलर एडिक्ट भी है और माइनर रॉक एडिक्ट भी है। जो माइनर रॉक एडिक्ट है वो कितने मिले हैं? जो माइनर रॉक एडिक्ट है वो 15 मिले हैं, जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो कितने हैं? वो 14 है। ठीक है, और जो पिलर एडिक्ट है वो कितने हैं? तो वो टोटल 7 है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर मैं लिखता हुआ जा रहा हूँ, जो मेजर रॉक एडिक्ट है, जो कितने मिले हैं? 14 मिले हैं आपको। कौन से वाले? मेजर। और माइनर मिले हैं, यहाँ पर लिख दूं, जो माइनर है वो मिले हैं 15। जो मेजर वाले हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो मेजर 14 रॉक एडिक्ट मिले हैं वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं। तो वो 3 लैंग्वेज में लिखे गए हैं अलग अलग। कौन सी है वो लैंग्वेज? प्राकृत, ओके, प्राकृत लैंग्वेज है, देन ग्रीक लैंग्वेज है, और एक है अरामिक लैंग्वेज। अरामिक लैंग्वेज, तीन लैंग्वेज में, ये 3 लैंग्वेज में वो रॉक एडिक्ट लिखे गए हैं। मतलब सेम ही है सबका, बस लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, ये। अब प्राकृत लैंग्वेज में कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुई है ये भी तो पता होना चाहिए। ये तो लैंग्वेज है, लेकिन कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुई है हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो प्राकृत लैंग्वेज में हुई है आपकी ब्राह्मणी या ब्राह्मी, है ना, जो भी आप, ब्राह्मी है वैसे तो, ब्राह्मी और खरोष्ठी, खरोष्ठी स्क्रिप्ट यूज हुई है। ग्रीक में आपकी ग्रीक स्क्रिप्ट ही यूज हुई है। और अरामिक में आपकी यूज हुई है अरामिक लैंग्वेज, अरामिक लैंग्वेज। अब एक चीज और यहाँ से ध्यान रखिएगा कि ये जो ये वाली दोनों है, ग्रीक और अरामिक, ये कहाँ की लैंग्वेज है? तो ये बलूचिस्तान की लैंग्वेज है। अफगानिस्तान और बलूचिस्तान, ये वहां से आई है, बलूचिस्तान। ठीक है, ये जो खरोष्ठी वाली है ये कहाँ से आई है? तो ये नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान से आई है। और बची हुई जो ब्राह्मी है ये कहाँ की है? तो ये रिमेनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान की है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई यहाँ से अशोक के रॉक एडिक्ट के बारे में, कि भाई उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में भी तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। जो मेजर रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, रॉक एडिक्ट की बात कर रहा हूँ। जो मेजर रॉक एडिक्ट है वो है कौन कौन से, उनके बारे में अगर हम देख लें सबसे पहले, तो ये आता है सबसे पहले तो, एक सेकंड रुकिएगा, एडजस्ट कर लूँ। सबसे पहले पेन कौन सा चल रहा है? ये वाला है। सबसे पहले ये जो कौशाम्बी में बना है ये है अपना पिलर है, पिलर वाला, ये है आपका पिलर, सॉरी पिलर कह रहा हूँ, माफ करिएगा। ये है आपका रॉक एडिक्ट, यहाँ लिखा है, और ये पिलर एडिक्ट होगा ना, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ सॉरी, ये कौशाम्बी वाला है, ये पिलर एडिक्ट होगा। ठीक है, रॉक एडिक्ट नहीं होगा। कौशाम्बी वाले की विशेषता ये है कि सबसे पहले ये कहाँ पर था? ये कौशाम्बी में था। ये कहाँ पर था? कौशाम्बी में था। बाद में इसको लाया गया इलाहाबाद में। बाद में इसको कहाँ लाया गया? इलाहाबाद में। और कौन लाया इलाहाबाद में इसको? तो वो अकबर लाया था। देन है ये दिल्ली टोपरा वाला, है ना, दिल्ली टोपरा वाला, और ये भी एक पिलर एडिक्ट है। ठीक है, ये कहाँ पर था? दिल्ली टोपरा में था, दिल्ली में था, इसको टोपरा लाया गया था, सॉरी टोपरा से दिल्ली लाया गया था इसको, है ना, ये दिल्ली यहाँ पर आएगा। इसको टोपरा से दिल्ली लाया गया था। लाया कौन था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक लाया था इसको, टोपरा से दिल्ली लाया था। देन अपना अपना ये मेरठ वाला, ये भी अपना एक मेजर पिलर एडिक्ट है, और इसको भी फिरोज शाह दिल्ली लाया था, मेरठ से दिल्ली लाया था। ठीक है, तो ये 3 तो आपको कम से कम याद ही होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी आप सबके यहाँ से काम ले सकते हैं। मैं एक सेपरेट क्लास लाऊंगा जिसमें पूरे एडिक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप इंपॉर्टेंट कवर कर लीजिए, ओके। ये कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं जो दिए गए हैं, जो पढ़ने की जरूरत ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से पढ़ सकते हैं। देन आता है ये, अब इस चीज को बोलते क्या है? तो ये है अपना अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ या पिलर एडिक्ट, यही है आपका पिलर एडिक्ट, अशोक स्तंभ। भाई अब इसकी इतनी सारी चीजें होती हैं कि उनको बोलते क्या है। सबसे पहले तो हम ये भी जान लेते हैं कि इतनी सारी चीजें इनको बोलते क्या है। जो अशोक पिलर स्तंभ है या अशोक के जो पिलर एडिक्ट है उसको बोलते क्या है? ये जो आपको दिख रहा है उल्टा लोटस, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड लोटस। इसके ऊपर ये जो चीज प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं अबैकस, अबैकस।
और ये पूरा वाला पार्ट जिसमें आपको एनिमल दिखता है, इस एनिमल को या इसकी जगह पे हम दूसरा एनिमल भी लगा सकते हैं, अभी तो हमें लायन दिख रहा है, तो ये एनिमल वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब एनिमल नहीं होता, लायन नहीं होता, वो एनिमल होता है जो ऊपर प्रेजेंट होता है अबैकस के। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देन ये जो अबैकस दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर 4 जानवर दिखेंगे, है ना, 4 एनिमल दिखेंगे। वो 4 एनिमल होते कौन कौन से हैं, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो 4 एनिमल होते हैं ऑक्स, हॉर्स, एलिफेंट, एलिफेंट और लास्ट में होता है लायन। कभी कभार डायरेक्शन ही पूछ लेता है कि किस डायरेक्शन में कौन सा है, तो एलिफेंट होता है आपका ईस्ट में, देन वेस्ट में आता है आपका ऑक्स, नॉर्थ में आता है आपका लॉयन एंड देन साउथ में आता है आपका हॉर्स। तो ये 4 एनिमल दिख रहे हैं उनके बारे में। और ये क्या है भाई, तो नेशनल ये एम्बलम है। क्या है, नेशनल एम्बलम। ये जो व्हील है दिख रहा है ना आपको, ये नेशनल एम्बलम है इंडिया का, जिसको 24 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन जुडिशरी टू। ठीक है, अब कुछ पिलर एडिक्ट के बारे में अगर हम लोग बात कर लें कि उनकी कैपिटल क्या थी। कैपिटल मतलब ये वाले की बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर जो जानवर बैठा है वो किस शक्ल का बैठा है आखिर। ठीक है, और उसके भी पहले अगर मैं एक बात करूं कि ये जो पिलर एडिक्ट थे इनकी लैंग्वेज क्या थी। ये जो पिलर एडिक्ट थे इनकी लैंग्वेज क्या थी, क्योंकि हमने पिलर के पहले रॉक एडिक्ट देखे कि उनकी लैंग्वेज क्या थी, उनकी स्क्रिप्ट क्या थी, तो ये पिलर के वाले की भी देखनी बनती है। प्राकृत लैंग्वेज थी इसकी, प्राकृत लैंग्वेज थी, और इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर डेली टोपरा वाला नहीं है, डेली टोपरा वाला उसमें था जो हमने पीछे देखा था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डेली टोपरा। अब इस वाले की एक विशेषता है, वो भी पिलर एडिक्ट था, आपको याद होना चाहिए, अब भी हमने देखा प्रीवियस, पहले देखा, जिसमें कि टोटल 7 एडिक्ट लिखे हैं ये डेली टोपरा वाले में। और ये डेली टोपरा इतना विशेष क्यों होता है, क्योंकि इसको टोपरा से दिल्ली लेके गया था फिरोज शाह तुगलक, अभी मैंने पढ़ाया है। ओके, 7 एडिक्ट पूरे के पूरे किसमें है, डेली टोपरा वाले में। और ये जो 7वां वाला है ये सबसे लॉन्गेस्ट है, जिसमें किसके बारे में दिया गया है, इसी 7वें वाले एडिक्ट में दिया गया है आजीविका के बारे में, जो कि हमारा एक सेक्ट था, जो कि एक सेक्ट था, है ना, बिंदुसार के टाइम पे उन्होंने पैट्रोनाइज किया था। ये सब हम देख चुके हैं। आजीविका सेक्ट के बारे में बताया गया है कि भाई जितने भी लोग हैं आजीविका सेक्ट को फॉलो करो, ये सब उसमें दिया गया, ज्यादा डीप में नहीं जाना अपन को। देन आते हैं कौन कौन से, दिल्ली टॉपर हमने देख लिया, ये है लौरिया नंदगढ़, और यहीं पे ही आता है आपका ये लौरिया नंदगढ़ कहाँ पर है, तो ये चंपारण में है, और यहीं पर है लौरिया अराज। अगर आपको इस कलर से नहीं दिख रहा तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, लौरिया अराज, है ना, लौरिया नंदगढ़ और लौरिया अराज कहाँ पर है, ये दोनों चंपारण में, चंपारण में है। और इनकी विशेषता क्या है, इनकी जो कैपिटल है वो क्या है, इनकी जो कैपिटल है वो क्या है, तो इनकी जो कैपिटल है भाई वो लायन है। ठीक है, इनकी जो कैपिटल है वो लायन है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हो गया, ये है बुलवाला, कहाँ पर है ये बुलवाला, दूसरे कलर से फिर से मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, कलर का बहुत इश्यू हो रहा है। ये है बुलवाला। ठीक है, ये बुलवाला कहाँ पर है, तो ये रामपुरवा में है, रामपुरवा में है ना, जिसकी कैपिटल बुल है। और ये कहाँ पर है, बिहार में। प्रेजेंट में ये कहाँ है, तो ये प्रेसिडेंट हाउस के सामने रखा हुआ है। सनकिस्सा वाला कहाँ पर है, ये है सनकिस्सा वाला, जो एलिफेंट वाला है, ये सनकिस्सा वाला है, जो कि कहाँ पर है, यूपी में है। एलिफेंट इसकी कैपिटल है, ये भी पता है। और लायन वाला एक और है वैशाली, वैशाली में, ये है लायन वाला। ठीक है, वैशाली बिहार में। कभी क्वेश्चन आ जाए कि बुल वाला कहाँ पर है, हंजा कहाँ पर है, एलिफेंट वाला कहाँ पर है, तो वो सब हमको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। लौरिया अराज, लौरिया नंदगढ़ कहाँ पर है, चंपारण में है, लायन रखा है, कैपिटल उनकी लायन है ना, कैपिटल क्या है, लायन है। रामपुरवा में है जो, वो बुल है, बिहार में है। एलिफेंट कहाँ पर है, सनकिस्सा यूपी में, और लायन कहाँ है, वैशाली बिहार में। ठीक है, इतनी चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं, ये चीज हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि अशोक के टाइम पर ही कुछ केव्स बनी थी, कुछ केव्स बनी थी अशोक के टाइम पे ही, और उनके टाइम के पीरियड के, उनकी डायनेस्टी के पीरियड, उनके डायनेस्टी के टाइम पीरियड के टाइम पर, जबान लड़खड़ा गई मेरी, सॉरी।
कौन कौन सी केव्स थी? सबसे पहले तो बरावर केव्स थी, और बरावर केव्स के भी अंदर केव्स थी, 4 पार्ट में डिवाइड थी, जिसको हम कहते हैं लोमस ऋषि केव, सुदामा केव, विश्वकर्मा केव एंड देन करण चौपार केव। 4 केव्स होती हैं बराबर केव्स। किसने बनाई थी? अशोक के लिए बनाई थी भाई। जो चैत्यागिरी विहार वाले लोग, चैत्य और विहार वाले लोग हैं, जाके रहे अपना पूजा पाठ करें। चैत्य में क्या करते हैं लोग? वर्शिप करते हैं, और विहार में क्या करते हैं लोग? रहते हैं वहां पर। फिर आती है लोमश ऋषि केव, किसने बनवाई थी? अशोक ने बनवाई थी। देन है नागार्जुनी केव, ये किसने बनाई थी? तो ये दशरथ ने बनवाई थी। दशरथ कौन थे? अशोक के ग्रैंडसन, पौत्र। देन गोपी केव, गोपी केव को हम कहते हैं गोपी का कुभा, कुभा का मतलब होता है कुंभ, कुंभ का मतलब होता है कुआं। गोपी केव ये सब अशोक के टाइम पर बनी है। और लास्ट में है गुंतपल्ले केव, एक चैत्य केव, और ये सब अशोक के टाइम पीरियड के दौरान ही बनाई गई थी। तो ये सारी अपन को याद रखनी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक पेज खाली मिल जाए, एक पेज खाली मिल जाए। चलिए क्रिएट कर लेते हैं हम लोग पेज, ये यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट अशोक वाला टाइम पीरियड भी कवर ही होने वाला है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अशोक के जो सन थे और जो डॉटर थी, DAUGST, अशोक के बेटे का नाम क्या था? तो वो था महेंद्र। और अशोक की जो डॉटर का नाम था वो था संघमित्रा, संघमित्र। इन्होंने अपने बेटे को और अपनी बेटी को कहाँ भेजा था? तो ये भेजा था सीलोन, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ है? जो है श्रीलंका में, है ना। इन्होंने अपने बेटे और बेटी को कहाँ भेजा था? सीलोन भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि भाई अपने जो रिलीजन है बुद्धिज्म, उसको एक्सपेंड करना है, उसके लिए भेजा था सीलोन में, ठीक है। एक रॉक एडिक्ट आता है, एक रॉक एडिक्ट है जिसको हम कहते हैं भाबरू, भाबरू एडिक्ट। इसमें अशोक अशोक के जो डिसाइपल हैं, अशोक मतलब डिसाइपल बनता है, अशोक डिसाइपल बनता है किसका? बुद्धिज्म का। उसके बारे में बताया गया है किसमें? ये भावरू एडिक्ट में बताया गया है, जो कि कहाँ पर पड़ता है आपका? जो कि राजस्थान में पड़ता है। और ये प्रेजेंट में कहाँ पर है ये भावरू? तो ये कोलकाता के एक म्यूजियम में रखा है, म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। इस ही रॉक एडिक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज द प्रियदर्शी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा अशोक के रिगार्डिंग ये चीज खत्म हो गई है। अब हम आगे देखेंगे कि भाई अशोक के टाइम पीरियड में जो अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन था वो था कैसा, किन किन पोस्ट के लोगों को, जो हायर पोस्ट पे होते थे और जो लोअर पोस्ट पे होते थे, उनको आखिर बोला क्या जाता था, तो ये भी हम देखेंगे। तो अभी तो सिर्फ ये अशोक के रिगार्डिंग चीजें खत्म हुई हैं। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। तो चलिए, हाँ, ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, क्योंकि मोस्टली अशोक के टाइम की ही बात करेंगे हम, क्योंकि उनके टाइम का हमें डिस्क्रिप्शन ज्यादा अच्छे से मिलता है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कोर्ट कैसे थे वहाँ की, जो बुक्स थी वो किन किन ऑथर्स ने लिखी थी, जहां से हमें इतनी सारी डिटेल्स पता चलती हैं, ओके। और फिर लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको हम एडिशनल में ऐड करेंगे। लेकिन बिफोर दैट मुझे कुछ और चीजें यहाँ पर जो छूट रही हैं अशोक के रिगार्डिंग, वो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर जगह है। जो अशोक थे उन्होंने कितने स्तूपास का निर्माण कराया था? रफली 84,000 स्तूपा का निर्माण कराया था। मेरी जो बुद्धिज्म वाली क्लास है, अगर आपको स्तूपास के बारे में पढ़ना है तो मैंने उसमें डिटेल में पढ़ाया है कि कितने स्तूपास हैं, कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट है। आप जाके देख सकते हैं कौन सा लॉन्गेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा बहुत बड़ा है, कौन सा बुद्धिज्म को डेडिकेट है। और स्तूपा को बुद्धिज्म में कहते क्या है ना, डेथ से डिनोट करते हैं, सिंबल होता है डेथ का, ठीक है, स्तूपा। तो कितने बनवाए थे? 84,000 स्तूपा बनवाए थे। और हमें पता है यहाँ पर कि जब अशोक ने अपने सन और डॉटर, जो कि महेंद्र और संघमित्रा थे, जब इनको सीलोन भेजा था और उन्होंने वहां जाके उसका एक्सपांडेशन करा था अपने रिलीजन का, ये किस एडिक्ट में देखने को मिलता है? तो ये ताम्र पानी एडिक्ट में देखने को
मिलता है, हमें ये चीज हमें देखने को मिलता है। और जो एडिक्ट होते हैं, अ, जो एडिक्ट होते हैं, कहाँ पर गया, एक सेकंड, ये जो एडिक्ट होते हैं ये रफली 3 टाइप के एडिक्ट होते हैं। एक होता है पिलर एडिक्ट, एक होता है रॉक एडिक्ट, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं केव एडिक्ट। जो रॉक एडिक्ट होता है वो आपका रॉक्स पे लिखा हुआ होता है, पिलर्स में पिलर्स पे लिखा होता है, केव में केव्स में लिखा होता है, इसमें ज्यादा डीप में जाना नहीं है। एक चीज और याद कर लेना कि जो फोर्थ पिलर एडिक्ट, कितने थे टोटल, 7 थे, और 7 में से जो 4 नंबर का एडिक्ट बनता है पिलर में नहीं होगा शायद, ये रॉक में होगा। एक सेकंड रुकिएगा, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, मैं यहाँ पर जरा क्लियर कर लेता हूँ खुद। हाँ ये वाला, सो ये का ये रॉक का है। तो रॉक का जो फोर्थ वाला, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसी में बैरी घोष को रिप्लेस किया गया था धम्म घोष से, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग दी अशोक। अब जैसे मैंने आपको राधा गुप्ता के बारे में बताया था, कहाँ गई राधा गुप्ता जी, ये रही राधा गुप्ता, कि इन्होंने हेल्प करी थी अशोक को थ्रोन में बैठने के लिए। वैसे ही सेम कश्मीर के एक राजा थे, कहाँ के, कश्मीर, अच्छा वो मेरे दिमाग में ये भी आ गया, कश्मीर के एक राजा थे प्रवर्तक, परवर्तक या प्रवर्तक, जो भी आप प्रोनाउंस करें। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी थ्रोन पे बैठने की। राधा गुप्ता ने किसकी करी थी, तो ये अशोक की करी थी। ओके, और कश्मीर के जो राजा थे प्रवर्तक, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करी थी धनानंद को हराने में और थ्रोन पर बैठने के, मगध के थ्रोन पर बैठने के लिए। ठीक है, बस चलिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए, जल्दी जल्दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है आई नो, लेकिन कंप्लीट मौर्य और मगध डायनेस्टी के रिगार्डिंग ये सफिशिएंट वीडियो होने वाला है, इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको हम स्किप कर सकते हैं। कुछ बुक्स लिखी गई थी, सबसे पहले हम उनके बारे में अगर देख लें। कुछ बुक्स लिखी थी, किसने लिखी थी, तो चाणक्य थे। चाणक्य का दूसरा नाम क्या होता है, चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, और ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वर्क करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के रेन में। इनके द्वारा जो बुक लिखी थी, चाणक्य नीति शास्त्र, कल्पसूत्र और अर्थशास्त्र, ये तीनों बुक आपको याद रखनी है। और इन्हीं बुक्स के जरिए उन्होंने, अर्थशास्त्र के जरिए उन्होंने बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक लोअर क्लैन के थे, या फिर उनका कोई क्लैन ही नहीं था, इतने मतलब वेस्ट टाइप के थे, है ना, लोअर क्लैन के थे, लोअर क्लैन के थे, या फिर कुलहीन थे, उनका कोई कुल ही नहीं था। ठीक है, इस ही अर्थशास्त्र बुक में दी गई है साप्तांग थ्योरी। ठीक है, जो कि कितने पार्ट में डिवाइड है ये अर्थशास्त्र बुक, सबसे पहले अगर हम जाने तो ये अर्थशास्त्र 15 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, और इसी में साप्तांग थ्योरी दी गई है। ये आपकी साप्तांग थ्योरी कि किसी एक किंग को राजा बनने के लिए और वहां पर रूल करने के लिए उस पर्टिकुलर जगह पर किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो किंग बनना पड़ता है, इसको स्वामी कहते हैं। देन अमात्य, मिनिस्टर, टेरिटरी एंड पॉपुलेशन, देन पोर्ट, ट्रेजरी, आर्मी, अलाय, ये सारे 7 चीजें हैं, इन्हीं को हम साप्तांग थ्योरी कहते हैं। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लगा रखा है मैंने। तो ये किसने दी थी, अर्थशास्त्र ने अपनी, चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र बुक में लिखी थी। देन एक थी मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखदत्त ने लिखी थी, इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। क्या है ऐसा खास, इसमें भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो एक लोअर कास्ट से थे या फिर लोअर क्लैन से थे। ओके, और एक और बुक है यहाँ पर मेगास्थनीज की इंडिका, तो ये मौर्य टाइम पीरियड के दौरान की इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद करना है। एक रॉक इंस्क्रिप्शन है जिसको हम कहते हैं जूनागढ़, आगे देखेंगे हम, जो कि किंग रुद्रदमन द फर्स्ट से एसोसिएट है। इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है कि वो लोअर क्लैन से थे, वैश्य थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मौर्य टाइम पर जो कोर्ट होते थे वो 2 टाइप के होते थे, दो मेन कोर्ट होते थे। कौन कौन से होते थे, उनका नाम क्या होता था, तो एक है धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा है कंटका शोधन न्यायालय। जो धर्मस्थीय न्यायालय है उसको गवर्न कौन करता था, तो उसको व्यवहारिका गवर्न करती थी, और जो कंट का शोधन न्यायालय है उसको प्रदेष्टि या प्रदेश उसको गवर्न करता था। जो धर्मष्टिका न्यायालय है, जो धर्मष्टिका न्यायालय है, ये आपकी क्राइम से एसोसिएट नहीं होती थी। ये किस चीज से होती थी, तो ये आपकी होती थी सिविल मैटर्स से। ठीक है, जो क्राइम वाले मैटर्स होते थे या क्रिमिनल वाले मैटर्स होते थे वो सारे किस में जाएंगे, कंट का शोधन में। ठीक है, सोसाइटी के बारे में अगर हम देख लें तो मेगास्थनीज के अनुसार जो सोसाइटी थी वो 7 क्लास में डिवाइड थी, और ये 7 क्लास यहाँ पर लिखी हुई है ना, फिलोसफर, फार्मर, सोल्जर, हर्ट्समैन, आर्टिशियन, ओवरसियर्स एंड काउंसलर्स।
ये 7 क्लास में डिवाइड थी, लेकिन ऐसा था नहीं क्योंकि हमने वैदिक एज में पढ़ा था कि जो सोसाइटी थी वो 4 क्लास में डिवाइड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में। तो कहीं ना कहीं ये डिबेट रहा आता है कि कितने पार्ट में डिवाइड थी, और अगर प्राइमरी ऑप्शन मारना हो आपको आंसर में तो ये 4 वाली आप मारेंगे। कभी क्वेश्चन बनता है तो किसने बताया था 7 क्लास में डिवाइड है, तो वो मेगास्थनीज ने बताया था। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में इसका जिक्र किया हुआ है। और देख लेते हैं हम लोग सोसाइटी के बारे में। तो इनमें जो जैसे आर्मी होती थी, है ना, आर्मी नेवी, तो इनमें वुमेन्स का रोल कॉल बहुत अच्छा होता था। ठीक है, एक टैक्स लगता है यहाँ पर। टैक्स के बारे में अगर हम देखें तो एक लगता था भाग और एक लगता था बाली। ये 2 टैक्स लगते थे। ये दोनों टैक्स में डिफरेंस क्या होता है भाग में और बाली में? तो बाली तो सबसे पहले यहाँ पर मैंडेटरी होती थी। मैंडेटरी नहीं होती थी, ये वॉलेंट्री होती थी। वॉलेंट्री ऑफरिंग होती थी किंग को देने के लिए, है ना। हमने अर्ली वैदिक एज में भी अर्ली वैदिक एज में वॉलेंट्री होती थी, एंड देन फिर वो मैंडेटरी कर दी गई लेटर वैदिक एज में। ठीक है, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। भाग क्या होता था? 1/4 या 1/6 जो लैंड रेवेन्यू है, जो कल्टीवेशन के थ्रू आपने लैंड रेवेन्यू कराया, वो किसको देना पड़ता था? तो वो किंग को देना पड़ता था। ठीक है, बाली के रिगार्डिंग एक चीज और याद रखिए कि आगे जाके ये गुप्ता पीरियड में चेंज होगी। देन और भी जो भी रेन आएंगे, जो भी किंग्स के रेन आएंगे, उन सब के टाइम पर ये कहीं ना कहीं चेंज होती है, और ये बहुत आगे रफली 1780 सेंचुरी के आसपास खत्म होती है बाली देने की जो प्रथा रहती है वो, है ना। और मौर्यन टाइम पे जो बाली है वो लुम्बिनी के लोगों को देना जरूरी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें पता है कि अशोक ने बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। लुम्बिनी एसोसिएट है बुद्धिस्ट के जन्म से, तो हमें इतना तो पता ही होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक टाइप का और टैक्स होता है जिसको हम कहते हैं भोग, और ये किस चीज पर लगता था टैक्स? ये एग्रीकल्चर पे टैक्स लगता था, भोग। ठीक है, देन यहाँ पर जो पोर्ट्स होते हैं हिंदी में जिसको बंदरगाह कहते हैं, वो 2 थे, वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में। जो ईस्ट साइड में था उसको कहते हैं ताम्रलिप्ति, जो कि वेस्ट बंगाल में था और ईस्ट में था, और वेस्ट में था भारूच जो कि गुजरात में था, एंड देन सुपारा जो कि महाराष्ट्र में था। बस आपको इतना याद करना है। अब वाटर के रिगार्डिंग भी एक टैक्स लगता था जिसको कहते हैं उदक भाग। वाटर के रिगार्डिंग टैक्स है। और एक कहते हैं एक टैक्स और लगता था सेना भक्तम। मान लीजिए ये 4-5 जगह हैं और ये पूरी सारी मगध के अंडर आ रही है, और ये मगध की आर्मी यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी। तो मगध की आर्मी जहाँ जहाँ से भी जाएगी, जिस भी प्लेस से गुजरेगी, तो वहाँ के लोगों को उनको अच्छे से मतलब देखभाल करनी है उन लोग की, तो उसको कहते हैं हम सेना भक्तम। हर एक चीज उनकी नेसेसिटी को जो पूरा करे सेना की, आर्मी की, तो उसको कहते हैं हम सेना भक्तम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो ऑफिसर्स हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर लिखे रखे हैं। विलेज हेडमैन को भोजा के नाम से जाना जाता था। कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू को समाहर्ता के नाम से जाना जाता था। रिस्पॉन्सिबल कौन होता था अकाउंट के लिए? तो वो गोप होता था, ये इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेंट जनरल को अक्षपटल के नाम से जाना जाता था। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था नागर। देन सीता दक्षक किसको कहते थे? उस लैंड को कहते थे या उस एग्रीकल्चर लैंड को कहते थे जो सरकारी होती थी गवर्नमेंट के अंदर, या फिर जो किंग है उसके अंडर में आती थी। रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केट कौन होता था? ये होता था समस्त अध्यक्ष। रिस्पॉन्सिबल फॉर शिप नव अध्यक्ष या नाव अध्यक्ष। रिस्पॉन्सिबल फॉर टोल टैक्स शुक्ल अध्यक्ष। सिमिलर साउंड कर रहा है हिंदी जैसे। चेक दैट धम्म इज फॉलोड बाय एवरीवन। अब हमें पता है कि बैरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस कर दिया गया था, जो कि 4th रॉक इंस्क्रिप्शन में हमें देखने मिलता है, एडिक्ट में देखने मिलता है। 4th लाइन में लिखा हुआ है अशोक ने कर दिया था चेंज, और उसने धम्म को अपना लिया था, जो कि बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है पीस के लिए, है ना। तो शांति व्यवस्था बनी रहे, ये कौन देखता था? तो धम्म महात्मा देखते रहे। सेक्रेटरी अमात्य, चीफ ट्रेजरी ऑफिस को सन्निदाता कहते थे, और जो आर्मी का लीडर है उसको नायक कहते थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके। कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट बनती हैं, वो कौन कौन सी, उनके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो ये और किस किस को क्या क्या बोलते थे ये लिखा है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है कि मेगास्थनीज के अनुसार द मॉडर्न सिटी ऑफ पाटलिपुत्र वाज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय 30 बोर्ड मेंबर। 30 बोर्ड मेंबर होते थे जो कि 6 कमेटी में डिवाइड थे, 1 2 3 4 5, और ये 6 कमेटी में डिवाइड थे, और ईच कमेटी में 5 मेंबर होते थे, और हर कमेटी में फर्दर फिर 5 मेंबर होते थे। ओके, तो ये बताया था मेगास्थनीज ने अच्छे से, ऐसा रूल होता था उस टाइम पे मौर्यन डायनेस्टी पे, और मेजरली अशोक के टाइम पर। ओके, ये हिंदी में लिखा है कि किसको क्या बोलते थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। देन अब यहाँ पर खत्म होता है मौर्यन डायनेस्टी। हमने पढ़ लिया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हमने पढ़ लिया बिंदुसार के बारे में, और मैंने पढ़ लिया या मैंने पढ़ा दिया अशोक के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूलर आते। सबके बारे में नहीं पढ़ना है,
नाम एक बार देखिए रखिए, कभी क्वेश्चन बन जाए कि ये रूलर किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में रह जाए। जो दशरथ हैं वो अशोक के कौन थे? ग्रेट ग्रैंडसन थे। और हमने पढ़ा था कि जो नागार्जुनी केव है वो इन्हीं ने बनवाई थी। ठीक है, दशरथ मौर्य ने। लास्ट वाले जो रूलर होते हैं बृहद्रथ, बृहद्रथ का नाम कहीं सुना लग रहा है? तो हाँ, जो फर्स्ट डायनेस्टी थी मगध की, बृहद्रथ डायनेस्टी, उसके भी फाउंडर का नाम बृहद्रथ था, और मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट रूलर का नाम भी बृहद्रथ है। बृहद्रथ लास्ट रूलर होते हैं, लास्ट रूलर किस डायनेस्टी के? मौर्यन डायनेस्टी की। और ही वॉज किल्ड बाय ही वॉज किल्ड बाय हिज मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंग। यानी कि जो क्या बोले, जो मिनिस्टर होते हैं कोर्ट के, वही इनको मार देते हैं और उनका नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग। और ये एक और डायनेस्टी लाते हैं मगध में, जिसका डायनेस्टी का नाम रहता है पुष्यमित्र शुंग की डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, जिसके फाउंडर होते हैं पुष्यमित्र शुंग। इस डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड होता है वो 185 से लेकर रफली 73 बीसी के बीच में होता है। 100 साल से लगभग 100 साल के आसपास मान लेते हैं अपन। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर देख लिया पुष्यमित्र शुंग, उनका जो टाइम पीरियड है वो भी देख लिया हमने कि 185 से रफली 149 बीसी के बीच में लाया करता है। ये एक ब्राह्मण थे, कट्टर ब्राह्मण कहते जिसको, वो थे। ठीक है, ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे। जो शुंग डायनेस्टी की फर्स्ट कैपिटल थी, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो थी पाटलिपुत्र, वो थी पाटलिपुत्र। और जो इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाई अपनी, वो थी विदिशा, क्योंकि पाटलिपुत्र से इन्होंने शिफ्ट कर दी थी विदिशा में आखिरी में जाके। तो फर्स्ट कैपिटल थी आपकी पाटलिपुत्र, सेकंड थी इनकी विदिशा। एक स्तूपा है जिसको हम कहते हैं बहरूथ स्तूपा, उसको बनवाया था किसने? कंप्लीट करवाया था उसको पुष्यमित्र शुंग ने। जो स्तूपा के तुराना होते हैं, तुराना का मतलब होता है गेटवे, ये जो चार ऐसे गेटवे लगे रहते हैं देन इसके बीच में स्तूपा होता है। तो ये तुराना का मेन फंक्शन जो है किसने बनवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। ये बहरूथ है कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ओके, यही पुष्यमित्र शुंग ने डिफीट किया था। किसको डिफीट किया था? जो इंडो ग्रीक दो रूलर्स थे। कौन कौन से दो रूलर्स या किंग्स कह लें हम? तो सबसे पहले तो डिमेट्रिस और एक और थे जिसको हम कहते हैं मियांडर। ये जो दो किंग्स थे इनको डिफीट किया था पुष्यमित्र शुंग ने, इंडो ग्रीक रूलर्स थे, और बहुत ही बड़ा नाम चलता है इन दोनों का भी। ओके, देन पुष्यमित्र शुंग के रिगार्डिंग हो गया सब कुछ। एक चीज और याद करना है जो कभी वैसे क्वेश्चन में आती तो नहीं है, लेकिन बता देता हूँ कि इन्होंने अपने टाइम पर दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। यज्ञ है ना, अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है कि भाई एक पूजा टाइप की होती है, और पूजा को करवाया किसने था? इस यज्ञ को पतंजलि ने करवाया था। पतंजलि के अंडर में हुआ था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये होता है कि एक घोड़े की पूजा करी जाती है, उसके गले में ये लिख दिया जाता है कि जहां जहां, मतलब उस घोड़े को 1-2 साल के लिए पूरा खुला छोड़ दिया जाता है। वो जहां जहां घोड़ा जाएगा और जब तक उस घोड़े का कोई नहीं रोकता है, उतनी जो टेरिटरी होता है, उतना लैंड होता है, उस राजा के अंदर आ जाता है। अगर कोई उस घोड़े को रोक लेता है तो फिर बैटल होती है, वॉर होती है, लड़ाई होती है, जो रोक लेता है उसके बीच में और जिसने घोड़ा को छोड़ा था स्टार्टिंग में उसके बीच में, हॉर्स को। ठीक है, ये पता हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया हमारा किसके रिगार्डिंग? अश्वमेध यज्ञ। और ये अश्वमेध यज्ञ जो इन्होंने कराए थे, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने, एक इंस्क्रिप्शन है अयोध्या का। अयोध्या, एक सेकेंड, अयोध्या का एक इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम है धान देव, धान देवा या देव, जो भी आप प्रोनाउंस करें, धान देवा इंस्क्रिप्शन। उसमें हमें पता चलता है कि दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद आते हैं उनके बेटे अग्निमित्र शुंग, जो कि रूल करते हैं, और उन्हीं के बेटे होते हैं। फिर देन ये सारे उनके सक्सेसर्स के नाम लिखे हुए हैं कि कौन उनको सक्सेस करता है ना, सक्सेसर बनता है। जो लास्ट रूलर बनता है वो होता है देवभूति, लास्ट रूलर। और इसको मारता कौन है? किल्ड बाय कौन मारता है इसको? देवभूति को मारते हैं वासुदेव। कौन मारते हैं इसको? वासुदेव। और एक नई डायनेस्टी लाते हैं मगध में, जो कि लास्ट डायनेस्टी होती है, जो कि होती है कन्वा डायनेस्टी। ठीक है, इससे पहले यहाँ पर एक चीज बता दूं, जो एक और इंस्क्रिप्शन, एक पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, उस पिलर इंस्क्रिप्शन का नाम है
हेलियोडोरस। ये है हेलियोडोरस पोलर इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पर है? सबसे पहले तो विदिशा में है, विदिशा में है, ठीक है। विदिशा में एक कर क्या रहा है, एक हेलियोडोरस नाम से एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर आए थे। किसके टाइम पर आए थे? भागभद्र जब किंग था, भागभद्र जब रूल कर रहा था उस टाइम पे जो हेलियोडोरस है एम्बेसडर, एम्बेसडर आए थे। और ये कैसे थे? तो ये इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक, है ना। इन्हीं के टाइम पर इन्होंने विदिशा में ये हेलियोडोरस इंस्क्रिप्शन बनवाया है, जो कि ब्राह्मी, ब्राह्मी और संस्कृत स्क्रिप्ट, सॉरी स्क्रिप्ट कह रहा हूँ, लैंग्वेज एंड देन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी चीज़ हमें पता हो गई। और ये कब आए थे? ये जो इंस्क्रिप्शन बना है और ये जो एम्बेसडर आए थे हेलियोडोरस, ये कब की बात है? तो ये रफली 113 BCE की बात है, ओके। तो इतना हमको पता होना चाहिए। ये हेलियोडोरस इंस्क्रिप्शन बना है जो वो मेजरली ऐसा कहा जाता है कि वैष्णिज्म को डिनोटेड है, वैष्णिज्म को डिनोटेड है, ओके। लास्ट रूलर रहते हैं देवभूति, हमने इनके बारे में देख लिया कि वासुदेव ने इनका किल कर दिया, मार दिया इनको। कण्व डायनेस्टी पे फर्दर लाते हैं। यहाँ पर जो अग्निमित्र शुंग है, जो कि पुष्यमित्र शुंग के बेटे रहते हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग एक बुक लिखी जाती है। और इस बुक को लिखता कौन है? तो इस बुक को लिखते हैं कालिदास। कालिदास इस बुक को लिखते हैं। मालविका अग्निमित्र नाम रहता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसके लिए लिखी गई? तो पुष्यमित्र शुंग के जो बेटे हैं अग्निमित्र शुंग, उसके लिए लिखेगा। और उसमें लव स्टोरी दिखाई गई है, लव स्टोरी को बताया गया है जो मालविका थी उनके बीच में और जो अग्निमित्र थे उनके बीच में, ठीक है। एक और बुक इन्हीं के टाइम पे ही आती है, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे, जो कि होती है महाभाष्य। और ये लाते कौन है? तो ये पतंजलि लाते हैं, इससे ज्यादा इनको याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब आती है लास्ट डायनेस्टी जो कि मगध पर रूल करती है और इनकी भी कैपिटल होती है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इनके रिगार्डिंग ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। कण्व डायनेस्टी है, ये फाउंडर है, उनके फाउंडर का नाम है वासुदेव। हमने अभी देखा कि उन्होंने देवभूति को मार दिया, जो कि पुष्यमित्र शुंग डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 78 से 73 से लेकर 28 BC के बीच में लाया करता है, लेकिन कहीं कहीं पर 73 से लेकर 60 BC के बीच में भी दिख जाएगा। कंसीडर आप इसको करिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दीजिएगा, ओके। They were descendants of the sage Saubhari and they were descendants of the sage Saubhari, सेमी लाइन लिखी, सॉरी, है ना। सेज सौभारी के इनको डिसेंडेंट्स कहा जाता था और इनको एक नाम और था, उस नाम से भी जाना जाता था, शुंग भृत्य। शुंग भृत्य, शुंग के जो नौकर हैं उस नाम से भी कण्वा को समझा जाता था, सर्वेंट्स के नाम से जाना जाता था। इस डायनेस्टी के जो 4 इंपॉर्टेंट रूलर हुए, एम्परर हुए, उनके नाम है वासुदेव कण्वा जो कि फाउंडर थे, इनके बेटे भूमि मित्र, देन उनके सक्सेसर नारायण, और लास्ट में आते हैं सुशर्मा। और ये सुशर्मा जो कि लास्ट रूलर रहते कण्वा डायनेस्टी को, ही वाज किल्ड बाय सुशीमा। अब ये सुशीमा कौन है? सुशीमा इनको मार देते हैं और एक नई डायनेस्टी लाते हैं जिसका नाम है सातवाहना डायनेस्टी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी बनती है। इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र नहीं होती। हम हमारे अगले लेक्चर में सातवाहना डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर होता है खत्म, जिसमें हमने जो मगध की 8 डायनेस्टी हैं प्रोमिनेंट वाली, उनको हमने देख लिया कि किस किस डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया हुआ है एक्चुअली में, ओके। स्टार्टिंग में अगर हम जाएं तो हमने देखा था टोटल 8 डायनेस्टी है, कहीं कहीं पर आपको 7 डायनेस्टी के बारे में भी बता देगा वो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको टोटल पूरी 8 डायनेस्टी मैंने डीप में पढ़ाई है, और जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहा है उससे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करेगा, ठीक है, सब्सक्राइब करेगा। फ्री कंटेंट है, डीप में कंटेंट है, MPPSC UPPSC सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सातवाहना डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू सो मच।